3 महीने के माँ बच्चे को सहित बेचा गया, 3 महीने की बच्ची, और पति ने बेच दिया। वो बच्ची, उस चबूतरा जो है वो उनकी ज़िंदगी है। वहीं बैठ के खाना खाना है, वहीं नहाना है, वहीं बाथरूम करना है। सिर्फ एक शौचालय अलग है, वो भी इतना अंधेरा गंदा से बैठने में भी आदमी को लगे, वो है। वहीं पे आएगा कस्टमर। छोटी बच्चियों का इतना हाई डिमांड, हाँ, तो ये कहाँ से उनको ट्रैप करके कैसे ला रहे हैं, ये कैसे इतना गंदा सा आदमी जिसने कभी नहाया ना हो, बरसों से कपड़े ना धुले हों, धूल मैट रहे हैं, पेंट करके आया तो पेंट इनमें हाथों में है, दांत कभी ना मंजे हों, और उम्र 40 से भी ऊपर हो उसकी, और वो एक छोटी सी बच्ची, उससे कहे कि मैं। जो भी रेड लाइट एरियाज हैं ओवरऑल इंडिया में, हाँ जी, वहाँ से कितने 563 लड़कियां हम अभी तक निकाल पाए। बहुत बड़ी नहीं है ये इस टाइम पर। 563? हाँ, क्योंकि ऑक्सीटोसिन देने से खाली उनकी ग्रोथ बढ़ती है। ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है, हार्मोन इंजेक्शन। हार्मोन इंजेक्शन है। बॉडी वॉडी बना के और घूमते हैं ऐसी लड़कियों की तलाश में। और उस लड़की को फंसाया, लॉ कर रही थी यहाँ से, लॉ कर रही थी वो। यहाँ लड़की पीछा उसे। ये उससे कब पहले की नहीं, बात है? ये 2010 की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम। बच्चे आए और उसके बाद किसी ने हमसे संपर्क किया, एक माँ ने, और बड़े फटे हाल सी थी। मैंने कहा भाई, और बाहर उसका एक थैला रखा था, शायद कूड़ा बीनने वाली, तो मैंने कहा आ जाओ अंदर ही। उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे बच्चे को देख लो एक बार चल के। मैंने कहा बेटा डॉक्टर को दिखाओ अगर कोई परेशानी है। बोले नहीं नहीं, आप जाके देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊँ, आप आ जाओ। वो दरवाजे में जाके उसने एक बार पलटा, मैं छत के उस पर खड़ी थी आंगन पे, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बस वो मैं कभी भूल नहीं पाई। हेलो एंड वेलकम टू TDM मंथन। मेरा नाम है वत्सला और हमारा आज का पॉडकास्ट मैं आप सबको बता दूं बहुत ही अलग है। ये अभी तक का सबसे अलग पॉडकास्ट होगा एंड आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। ये जो पॉडकास्ट है इसमें आज हम बहुत ही एक अलग समाज के तबके के बारे में बात करेंगे। उसमें हमारे साथ आज आए हैं एक एक्सपर्ट जो सेक्स वर्कर्स के राइट्स के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए और उनको दोबारा से नई ज़िंदगी देने के लिए काम करती आई हैं। इनको 30 साल हो गए हैं काम करते हुए मेरठ से, और अब ये पूरे देश में काम करते हैं। इसके सिवा ये उन बहुत छोटे बच्चे जो इस तरह के उसमें फंस जाते हैं उनको भी बाहर निकालते हैं, और ऐसी कहानियाँ उनके पास है जो सुन के कोई भी इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता है, शायद आंसू आ जाए उसके। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इसका सच जो है वो कहाँ है और उसके लिए क्या हो सकता है, बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम अतुल शर्मा मैम। मैम थैंक यू, आप आई हमारे यहाँ पे मेरठ से। थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो सबसे पहले यही बात है कि आपको मैम 31 साल हो गए। 32 हो गए। 32 हो गए। 1 सितंबर को 32 साल हो गए। 1 सितंबर को 32 साल हो जाएंगे। हो गए, सॉरी, हो गए। तो 32 सालों में आपने कितने लड़कियों को रेस्क्यू किया है प्रोस्टिट्यूशन से, सेक्स वर्क से, जो भी रेड लाइट एरियाज़ हैं ओवरऑल इंडिया में? हाँ जी, वहाँ से कितने? 563 लड़कियां हम अभी तक निकाल पाए हैं। बहुत बड़ी नहीं है ये इस टाइम पर। 563? हाँ, ये बड़ा नंबर नहीं लग हाँ, रहा? बड़ा नंबर नहीं है, पर वो इतना है कि मैं ये मान के चलती हूँ कि जिनको घर मिला ये वो लड़की हैं, चाहे अपना घर मिला हो, चाहे शादी हुई हो, और मतलब चाहे एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ उन्होंने मूव कर लिया हो। ये वो है जिनका जीवन सच में बदला है, बदला। वो वापस जाके कहीं ना, और फंस नहीं गए, मतलब नहीं, कहीं नहीं और बस। और उसका ये भी रहा कि हमने शुरू से ये हाथ पकड़ा कि हमेशा अगर बच्चा अपनी माँ को रोकता है, बाप को रोकता है किसी काम के लिए, गलत के लिए, वो उनके लिए ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अच्छा। तो बच्चों को पढ़ाने से शुरुआत करके कि वो पढ़े, स्कूल जाएं, जबकि वहाँ कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था उस समय। उनका लड़की थी तो उसी में जाएगी, लड़का है तो ग्राहक लाने में जाएगा, चाय लाने में, खाना लाने में, इसमें जाएगा। बस इतना सा उनका काम हुआ करता था। लेकिन उनके ज़रिए हम ज़्यादातर बच्चों को महिलाओं को, लड़कियों को निकाल पाए।
और उसमें छोटे बच्चे भी हैं? हाँ, छोटे बच्चे भी, बहुत छोटे छोटे, 3 महीने की बच्ची भी है, अगर 5 साल का बच्चा भी है। वो वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए? ये नहीं नहीं, नहीं, उसको बेचा गया, 3 महीने के माँ बच्चे को सहित बेचा गया, 3 महीने की बच्ची, और पति ने बेच दिया। तो कोई वो ऐसी अनसुनी कहानियाँ हैं वहाँ की, वो इतने दर्द हैं वहाँ के कि जिनको शायद हम सुनना भी नहीं चाहते, शायद समझना तो बहुत दूर की बात है, हम शायद सुनना भी नहीं चाहते उनको। तो जब ऐसा होता है कि माँ भी है, क्योंकि माँ भी फिर बहुत ही यंग ही एक हाँ, लेडी बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। और इतनी छोटी बच्ची, तो वहाँ पे जाके फिर वो माँ के साथ रह पाती, क्या होता है फिर? नहीं, देखिए, जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, ये इस महिला ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जब वो वहाँ पे आई तो 3 महीने की बच्ची थी। ये मेरठ की बात? हाँ, मेरठ की, और वो एमपी की थी महिला। और वहाँ से आई तो यहाँ पे 5 साल का उसका बेटा और एक 3 महीने की बेटी गोद में। तो दोनों बच्चे? दोनों बच्चे थे। तो हमको नहीं उसका अंदाज़ा लग सका, क्योंकि उम्र दराज दिख रही थी, तो ये नहीं अंदाज़ा लगा। और निगाह मिलाने की उनको इजाज़त नहीं होती, हमसे तो बिल्कुल नहीं होती। वो तो हम बड़ा मुश्किल से करते हैं कि किसी को चलते हुए छू दिया, किसी का हाथ पकड़ के ये एहसास कराया कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक टच थेरेपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने सभी वॉलंटियर्स को सिखाती भी हूँ, महिला वॉलंटियर्स को। तो अगर वो खुद से वो नहीं कर रही थी मुझसे कोई भी बात, और मैंने भी उसमें कोई इंटरेस्ट लिया नहीं, तो लेकिन उसने नहीं छोड़ी थी अपनी हिम्मत। उसको 3 महीने हो चुके थे वहाँ पे। अच्छा। कि मैं यहाँ से यहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी। दुख ये था कि उसका जो बेटा था वो वहाँ नहीं मुझे दिख रहा था। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ। बच्चों से कई बार मुझे अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा भी, ये भी, लेकिन हुआ नहीं। छोटी बच्ची थी, उसको अक्सर दूध पिलाती वो मुझे मिलती, तो मैंने कहा यहीं बच्चा पैदा हुआ होगा। तो मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं ध्यान दिया। और वो अक्सर कर रही थी, कभी वो जीने से उतरती, पर्स गिरा देती कभी नीचे, कभी मोबाइल गिरा, एक छोटा सा मोबाइल होता है उसको गिरा देती, जिसमें इनकमिंग होती है, केबल कोई नहीं होती है, तो वो नीचे गिरा देती। तो मैं इसको लेने जा रही हूँ, लेकिन वो नहीं जाएंगी। लेकिन इन 2-3 महीने में उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कौन सा टाइम सबसे मुफीद होगा कि जब मैं यहाँ से भाग सकूँ। तो उसको लगा कि 4 से 5 के बीच का टाइम सुबह के, ये ऐसा है कि सब बुरी तरह थक के सो जाती हैं, ये निगरानी करने वाली भी और धंधा करने वाली भी। तो वो 4 बजे वहाँ से भागती है अपनी बच्ची को लेकर, बिना ये सोचे कि मतलब मैं आगे कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। और चूँकि शहर का जो इलाका, ऐसे शहर हमारा थोड़ा ऐसे बसा हुआ है, तो बीच का इलाका है, वो काफ़ी ऊंचा है। और वहाँ पे जो मतलब जैसे एज यूजुअल होती है पुराने शहर, आपने दिल्ली का भी देखा हो, नोएडा में भी, कि नीचे नाली है और ऊपर उसके पटरी या सीढ़ी जैसे बना दिया। वो देखिए दिसंबर की भरी सर्दी में उस पूरी की पूरी पटरी के नीचे लेटी रही, लेट के, पानी उसके ऊपर आ रहा है, घर का गंदा, किसी का कोई रात को टॉयलेट भी जा रहा है, उसका भी पानी, सब तरह का वो बर्दाश्त करती रही। और वहाँ आप सोचेंगे वो वहाँ क्यों लेटी रही? जब भाग गई तो भाग गई बच्ची को लेके, तो क्यों नहीं ऐसा? नहीं, बच्ची को लेके नहीं, बच्ची ऊपर ही छोड़ी, बच्ची छोड़ दी, ये उम्मीद करके कि बाहर जाऊंगी तो कुछ ना कुछ बच्ची के लिए करूंगी, फिर वापस आना पड़ेगा उसके। हाँ, पुलिस का लूँगी मदद, जो भी उसने सोचा हो। अभी वो वहाँ पड़ी रही, और इसलिए पड़ी रही कि वो ये देखना, कई दिन में उसने ये रेकी की कि किस समय नीचे बाज़ार में भी कोई नहीं होता। तो उस समय तो उतरी, क्योंकि बाज़ार वाले भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी सूचना देते हैं तुम्हारी लड़की भाग गई। और फिर ये सोच के कि कब आना जाना शुरू हो जाता है बाज़ार में, 4 बजे से वो भागी है, और 4 बजे से नीचे वो लेटी रही 6 बजे तक। 6 बजे जब वो वहाँ झाड़ू लगाने वाली आने लगी सड़क पे, और इक्का दुक्का लोगों का दूध लेने या कुछ सब्जी लेने, कुछ भी आना जाना शुरू हुआ, तब वहाँ से निकल के भागती है, क्योंकि ताकि कोई रोके ना, मतलब ऊपर वाला ना उतरे थोड़ा। और भाग के थोड़ा सा दूर पे गई तो एक टेम्पो किसी ने कर देती ना, चेन लगा के छोड़ दिया रात को, तो ऐसे ही किनारे पे चेन लगा के खंबे के साथ, और टेम्पो छोड़ रखा था, उसमें जाके एक कोने में बैठ गई, और गीली बिल्कुल। 7 बजे के करीब वो आया होगा जिसका टेम्पो, उसने इसे देखा तो ऐसे कैसे बैठी है, सोचा कोई पागल वागल है, उसने कहा मुझे बचा लो, मैं वहाँ से भागी हूँ। अच्छा, जाने अनजाने लगभग लोगों के पास शहर के मेरा नंबर है, चाहे वो रिक्शे वाले हों, आम हो, कोई बहुत कम छोड़ के ऐसा है कि जिसके पास नहीं है। और मैंने पिछले 20 साल से अपना नंबर कभी बदला नहीं है। तो वो उसने मुझे फ़ोन किया कि जी मैं टेम्पो वाला हूँ और बहुत जल्दी आ जाओ, मैं भी ज़्यादा देर नहीं रोक सकता, कभी वो औरतें भाग आ जाएँ और मेरे साथ कुछ हो जाए, आप इसको ले जाओ। मैंने कहा मैं 5 मिनट में किसी को भेज रही हूँ, मुझे आने में तो टाइम लगेगा। तो मैंने इसको, जो है महिला, इसको भेजा, इसका घर पास है उधर। तो मैं कहा तुम जाके एक कपड़ा ले जाओ, सूट वूट कोई,
उसको पहनाओ और अपनी सुपुर्दगी में लेके अलग पहुँचो। तो चली गई। पास में एक मंदिर है, वहाँ पे जाके बैठी, उसको चाय वाय पिलाई थोड़ी, तब तक मैं भी पहुँच गई। उसने मुझे जाते ही ये कहा कि मैं तो बच गई, कोई बात नहीं, मेरी बच्ची बचा लो। मेरी छोटी सी बच्ची है उनके पास, बेटे का तब भी जिक्र नहीं किया। तो मैं भाग के वहाँ गई, एक साथी मेरे थे, जेंट्स वॉलंटियर्स को वो ऊपर नहीं ले जाती। अच्छा। हम पहुँची वहाँ, मैं कहा बच्चा लो, किसी ने मुझे नीचे ही कह दिया कि बच्ची को लेके तो भाग गई है, ये तो छोटी सी लड़की को लेके भागी है। किसी ने मुझे कहा कि वो हापुड़ रोड की तरफ गई हैं। हापुड़ रोड पे मेरा मायका है, मतलब गांव है मेरा। तो मैंने अपने जो बीच चेहरे तेहरे भाई हैं, छोटे हैं, गांव नाते में तो सभी भाई, मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि भाई वो निकल रही है खरकौदे से, और एक मार्शल गाड़ी है, उसमें एक बच्ची को लेके भाग रही है, तुम वो लोग उसे रोक लो। कि जी पुलिस, मैं कहा वो मैं देख लूँगी आके। बच्ची को लेके कौन भाग गई? वो सेक्स वर्कर्स, सेक्स वर्कर। अच्छा, वो कहीं और भाग गई? कहीं और भाग रही थी। वो तो उनका एक भविष्य की सिक्योरिटी थी कि अब ये हमारे पास है, तो इसको हमने पैसा लेके खरीदा तो ये करेगी अब। और उन्होंने खैर जैसे ही देखा कि भाई ये तो उन्होंने सुबह सुबह का टाइम था, थाने के सामने चेन बना ली सबने कि निकल नहीं देंगे। और जैसे ही वो क्रॉस होने को हुई तो वो बच्ची को फेंक के भागी और कच्चे पे उतर गई। मुझे फ़ोन किया मेरे एक भाई ने कि दी वो तो लेके बच्ची को तो फेंक गई एक, और वो भाग गई, क्या करें, पकड़ें? मैंने कहना तुम कुछ मत पकड़ो, बच्ची को लेके आ जाओ। वो बच्ची को लेके आ गए, थोड़ा सुकून हुआ। जैसे बच्ची को लेके मैं वहाँ से निकल रही हूँ तो एक बच्चे ने मुझे ऐसे करा, और थोड़ा सांवला सा, धूल धूसरित सा हो रहा है, अजीब सा। तो उसे नहीं पता मेरे पास बच्ची, मतलब मैंने एक दूसरी वॉलंटियर को, लड़की थी, उसको दे रखी थी। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को तो तुमने बचा लिया है, मेरी मोटो है ऊपर। मैंने कहा मोटो कौन है? मेरी छोटी सी बहन है, ऐसे करके कह रहा है, मेरी छोटी सी बहन है। और मैंने कहा तू कौन है? कि मैं जिनको आप ले गई हो मैं उनका लड़का हूँ। और मैं, तू कहाँ था? वो मुझे तो भगा दिया इन्होंने, क्योंकि जो आदमी आते थे ना, मैं अपनी मम्मी के पास नहीं जाने देती, मैं काट खाता था उनको। मैं उनसे लड़ता था और वो मुझे मारते थे, मैं उन्हें मारता था, तो मुझे भगा दिया। फिर मैं कहा तुम कहाँ रहते हो? 5 साल का बच्चा मासूम सा, कि मैं तो यहाँ चाय वाले अंकल हैं, इनके कप प्लेट धो देता हूँ, फिर रात को भट्टी से लग के सो जाता हूँ जिससे सर्दी ना लगे। मुझे ये लगा कि वो पति बेचने वाला और बेटा कैसे उसकी सुरक्षा कर रहा है, इतना नन्हा सा। थैंक गॉड कि वो सुरक्षित बची महिला को अपने छोटे बच्चे की याद, मतलब कैसे नहीं पता कि वो नहीं पता, वो समझ नहीं आ रहा था उस समय कुछ भी। जब मैंने उससे बात की कि दी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो ये सोच रही थी कैसे भी आप लोग, कोई तो बचाएगा, कोई तो उसको बच्चे को बचाएगा, और नहीं बचाएगा तो वो अपने कमा खा लेगा। अच्छा, कि हाँ, लड़का, इसलिए मैंने कहा कि लड़की को मेरी को बचा। मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ है, लेकिन वो बच्चा कह रहा है मैं देखता रहता था अपनी मम्मी को, कहीं चली ना जाए। तो अभी मतलब अब इतने साल बीत गए इस बात को, उसके बाद अभी वो केस लगभग ख़त्म हुआ है, तो ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ है। वो जो पति था उसका, हालांकि मैंने वकील साहब को उसमें बड़ा डांटा भी, मुझे कह रहे हैं अरे बहन जी वो उसका कोई पति वती नहीं था, गले पड़ गई थी उसके। मैंने कहा ये 2 बच्चे लेके उसके गले पड़ गई तो यहाँ बेचेगा, छोड़ देता। मैंने कहा बकवास मत कर, उसी का बच्चा था, कमाने के लिए लाया कि वहाँ कमाएंगे दिल्ली में, वहाँ अच्छा पैसा है। और वो तो ये अभी तक ये नहीं पता था उसको कि मैं दिल्ली में हूँ या कहाँ हूँ। अच्छा, सबका फोकस होता है दिल्ली। तो अभी तो फालिज पड़ गया है उसको, मतलब पैरालिसिस है, बिस्तर में पड़ा है, मर भी नहीं रहा है, जी भी नहीं रहा है। वो अंत तो वैसा ही होगा ना। ये मेरठ का जो रेड लाइट एरिया है, ये इसका नाम बताइए। कबाड़ी बाजार। कबाड़ी बाजार। ये बहुत पुराना, सदियों से। हाँ, सदियों से, मतलब हमारी तो मदर कहती थी कि ये शहर की बसाहट से, और लगता भी है क्योंकि उसमें पूरे के पूरे 9 दरवाजों में घिरा हुआ हमारा शहर है। मेरठ के जो 9 दरवाजे, हाँ, अंडाकार वो बना हुआ है, उसको कहते हैं नवग्रह पे आधारित है पूरा, कि 9 दरवाजे हैं, 9 वाड़े हैं, 9 पाड़े हैं, 9 सराय हैं, 9 कुएँ हैं, इस तरह से बसा हुआ है ये। तो और आपका घर वहीं था? हाँ। कितना दूर उस जगह? मुश्किल से 500 मीटर दूर पे। तो जब आप छोटे थे, आप लोगों के लिए कैसे सेफ रखने के लिए क्या, कैसे? देखिए सेफ्टी वेफ्टी का तो कोई पर्पस मतलब था नहीं शायद, पर्पस कुछ कहने का, लेकिन ये था कि ये ना देखें, क्योंकि वहाँ ऊपर देखना वर्जित है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबको हिदायत होती है ऊपर नहीं देखना, सीधे जाओ। जब बाजार से निकलो, कपड़े बाजार से, सीधे देखो, सीधे जाओ, देखना नहीं है। अच्छा, बच्चे में उत्सुकता होती है, अगर हमने देख भी लिया तो सब पास पड़ोस के दुकानदार, बेटा किसकी बेटी हो, बता दें उनकी, बेटा अच्छे घर की लड़की, ऊपर नहीं देखा। ये वही दुकानदार है जो उधर भी मदद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनकी मदद के बिना कैसे, मैं तो दिल्ली की बात कहती हूँ, कैसे इनकी मदद के बिना, जितने भी ये यहाँ टिम्बर मर्चेंट हैं, उनकी मदद के बिना हो रहा है वो?
वो विरोध करें, प्रशासन में बैठ जाएं, तो कैसे रहेगा ये और एरिया? ना मिले उनसे, ना मिले तो कैसे होगा? तो हिदायतें इतनी थी कि मतलब धीरे धीरे उधर की तरफ रुख होता चला गया। जितनी हिदायतें मिली उतना उधर हो गया। घटनाएं होती चली गई हमारे जीवन में, और शायद प्रभु की ये इच्छा थी कि मैं वहाँ रहूँ। तो आपकी लाइफ में ये शुरू कैसे हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम फिर से इसी उस पे आएंगे, पर पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप जब छोटे थे फिर शादी हो गई, तो ये काम शुरू आप कैसे गए, और आपको डर नहीं सच लगा? में ये काम ही नहीं किया मैं नहीं किया ये काम। कोई मेरा प्लानिंग नहीं थी, कोई मुझे पता ही नहीं कोई सोशल वर्क भी होता है, कोई ऐसा काम भी होता है। इतना बचपन में कहा गया कि ऊपर नहीं देखना, तो उनके बारे में जानने की उत्सुकता हुई। फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। 5-6 साल के बच्चे में कितनी उत्सुकता रहेगी। 8वीं में आ गए तो ये तो पता था कि वहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। धीरे धीरे आपस में बातचीत हुई, सखी सहेलियों में होती हैं, अरे ये तो ख़राब औरतें हैं। घर में अम्मा की भी सुनते थे कि ख़राब औरतें हैं, हालांकि हमने उनको भी कहा कि कैसे ख़राब हैं, उन पर भी जवाब नहीं था। फिर एक दिन मैं जा रही सुबह स्कूल के लिए, तो खटखट की आवाज़ आई। मैंने जीने में से देखा, आदत तो पड़ चुकी थी देखने की चोरी छिपे। मैंने देखा तो लड़की उतर रही थी, वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, हालांकि मेरी फ्रेंड नहीं थी, बैक बेंचर थी एक लड़की, पर वो बैसाखी से चलती थी, इसलिए मुझे याद रह गई कि ये मेरी क्लास में पढ़ती है। मैंने थोड़ी देर में रुकी, लेकिन वो वापस पलट गई, उसकी भी निगाह मुझसे मिली, फिर आई नहीं वो। मैं कई दिन स्कूल में इंतज़ार करती रही, कई दिन बाद आई तो मैंने फिर पकड़ा। मैंने कहा तू वहाँ क्यों थी? मेरी अम्मा तो कहती हैं वो ख़राब औरतें हैं। और उसने बिल्कुल एकदम सीधे कहा कि देखो, उन ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है, और ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं माँ हूँ। लेकिन एक बात अच्छी है कि मैं बदसूरत हूँ और मैं पैर से जन्म से ही पोलियोग्रस्त हूँ, तो मैं उस काम के लायक नहीं जो मेरी माँ करती है। और वो जन्म से ही वहाँ है? हाँ, पैदा हुई वहीं पैदा। हाँ, तो मेरा इसलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला। अच्छा, नहीं तो मेरा वरना लोग नहीं पढ़ता तो वहाँ कोई है ही नहीं। वो तो शायद उसने जिद की या जो भी किया इसलिए पढ़ी। तो पढ़ने देते ही नहीं है, या फिर वही कि सीधा आप उसी काम में? ना, वो तो फिर एक उसमें आ जाएगी, मतलब रिफॉर्म होने लगेगा, कुछ चीज़ों में बदलाव आने लगेगा अगर बच्चे पढ़ेंगे। और वो ये जानते हैं कि हाँ, रिफॉर्म नहीं आने देंगे, वो तो आने नहीं देंगे। तो वो भी घटना हुई। फिर भूल पड़ गई कि शादी अर्ली एज में हो गई, और शादी भी विपरीत परिस्थितियों में हुई, तो थोड़ा दबाव भी महसूस करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लव मैरिज करना अपने आप में बड़ा ख़तरनाक था। तो अच्छा, तो आप शुरुआत से ही खतरनाक है? हाँ, और इतने मेरा मायका बहुत ख़तरनाक कास्ट से है, तो इसलिए भी मुश्किलें बहुत थीं, और यहाँ ससुराल में एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल था। वहाँ मैं सबसे छोटी थी और बहुत लाडली, और यहाँ सबसे बड़ी, तो लाडली तो थी पर हिदायतें बहुत थीं यहाँ, जैसे उस ज़माने में अगर बात करें हम। 42 साल हमारी शादी को हो गए। तो वो यहाँ पे आने के बाद में फिर एक नया हो गया। मैं शायद 17 साल की उस समय हुई, तब मेरा बेटा हुआ। काफ़ी छोटी उम्र में? बहुत छोटी उम्र में हम शादी कर ली। बस घर वाले कितना ही नाराज़ होते रहे, उन्होंने कहा निपटाओ, ख़त्म करो बात को। करा दी उन्होंने शादी? हाँ, तो वो फिर शर्त हमारी यही थी कि भाई पढ़ते रहेंगे हम, तो पढ़ना तो है हमें। तो हाँ, कोई रोक टोक नहीं थी पढ़ने की, पढ़ी लिखी फैमिली थी। तो ये फिर एक महिला हमारे बराबर में आके रहने लगी, और बच्चे को खिलाने लगी मेरे। वैसे वो झाड़ू पोछा कहीं करती थी और कहीं खाना भी बनाती थी कुछ मज़दूरों का, लेकिन मेरे बच्चे से उसको बड़ा मोह हो गया था। उसको ऐसे भी गोविंदा बुलाने लगी थी। 1 महीने का था। अच्छा, मैं इतनी छोटी थी कि बच्चा संभालना तो बहुत दूर की बात, ज़्यादातर मेरी सास भी रहता था, मगर उसने इतनी जिम्मेदारियाँ ले ली कि नहलाना, मालिश करना सब वो करती थी। फिर से थोड़ा सा उसका अपनापन हो गया। फिर उसने धीरे से मुझे एक दिन बताया। अच्छा। मैंने कहा तुम्हारा पति भी नहीं आता जो यहाँ पे तुमको ला के रखा किराए पे, और फिर कैसे चलता है? कह रही वो तो मैं कमा रही हूँ जैसे भी है, और वो मेरा पति नहीं है। अच्छा। तब उसने बताया कि कैसे वो एक पुलिस वाले की बेटी थी, 6-7 साल की उम्र में रंजिश में उठा लिया। पुलिस वाले की बेटी थी? 6-7 साल की थी, फादर की किसी से रंजिश हो गई होगी। अच्छा। और उठा के बेच दिया। तो उसके फादर ने कभी उसे ढूंढा नहीं? पुलिस में ढूंढा होगा, हो सकता है ढूंढा होगा, क्योंकि जब वो मुझे मिली वो लगभग 35-36 साल की थी। तो बहुत पुरानी बात। तब वो कितने साल की थी? 6-7 साल की मुश्किल से। 6-7 साल की बच्ची? हाँ, विरोध करने की कोई स्थिति नहीं थी। वहीं बड़ी हुई, वहीं पली, और वहीं धंधे में लग गई। लंबा समय बीत चुका था, मतलब
30-32 साल मतलब की। किसी ने जिसने किडनैप किया था उसने वहाँ लाके उसको बेच दिया बदला लेने के लिए फादर से। रिवेंज है ये आती है, रिवेंज ये रिवेंज था। तो वहाँ पे कोई एक दिन कस्टमर आया उम्र दराज, तो वो बच्ची तो पहचान गई जो तब तक बड़ी हो गई थी। बड़ी हो गई थी और धंधे में लग गई थी। तो लेकिन उसे याद था कि ये मेरे गांव का आदमी है। अच्छा। तो उसने उसको चाचा जी बुलाया जब वो अंदर गई कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। तो थोड़े से नानू करके बाद उन्होंने सब बातें जब उसने बताई, ये मेरा ऐसे घर है, ऐसे मेरे फादर हैं, ये उनकी लुक है। फिर उसका चेहरा बिल्कुल अपने फादर को मिलता था, गोरी चिट्टी बहुत खूबसूरत सी लंबी। तो वो मान गए, हाँ उनकी बेटी हो तुम, उनकी बेटी तो बहुत पहले। लेकिन देखिए वो बेटी वो ठीक है, चाचा जी वो ठीक है, लेकिन देह धर्म अलग है, उससे कोई मतलब नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर रोज़ आते रहे, बैठते रहे उसके साथ, वो ही करने के लिए, मतलब उसी काम के लिए आए उसी थे। काम के लिए, और कहते रहे कि मैं निकाल दूंगा, और वो रिक्वेस्ट करती रही मुझे निकाल दो। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि ठीक है पैसा चाहिएगा, मैं रख नहीं सकता, मैं तो शादीशुदा वाले बच्चेदार आदमी हूँ, रख नहीं सकूँगा, तो ऐसा करिए तू पैसे वैसे ले ले, और जो भी जेवर हो कुछ हो, दूसरों का भी अपना भी सब लेके चल, और सुबह 4 बजे निकल जाना। वो 4 बजे निकल के आ गई। उन्होंने इतना टाइम जो लगाया वहाँ इसलिए लगाया कि उन्होंने मेरठ ट्रांसफ़र कराया अपना, तो गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायरमेंट के नज़दीक थे, और मेरठ ट्रांसफ़र कराया। वहाँ से ला के रख दिया एक मोहल्ले में ही, और आए दिन उसके बेटे भी आके मारपीट करती, बीवी भी मारपीट करती। धीरे धीरे सब पैसा, 1 साल में उसका पैसा जेवर सब उससे छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा, और रिटायर होते फरार हो गए। वो कहाँ ढूंढे, अच्छा अनजान शहर उसके लिए। तो मैं अभी आपने एक सवाल पूछा था कि ट्रैप कैसे करते हैं। ट्रैप करने वाला स्पेशल नहीं आता कहीं से, वो आपके इर्द गिर्द है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, ऐसे मुझसे कोई ट्रैप करता है, करीब है, इतने करीब है, कोई ट्रैप करता है उसको, वो कहता है कि देखो वो तो तुम्हें छोड़ गया, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मैं तुम्हें रखूँगा। तो ये किस उम्र में ऐसा कोई विश्वास कर लेता है? क्योंकि आपने अभी बोला ना वो चाचा जी बोल रहे हैं, आके वो वही काम कर रहे हैं, तो वो फिर भी यकीन कर ले रही कि हाँ ये मुझे निकालेगा। देखिए जो आदमी शुरू से इस बात में क्या करे, क्या उसके पास रास्ता है, तो उनका ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मुझे धोखा मत देना। नहीं मैं क्यों धोखा दूंगा। अच्छा खूबसूरती इतनी थी कि आदमी एक बार को तो देखते रह जाता था। वो ला के है उसने हमारे पड़ोस में उसको रखा, और खुद ने कभी आया भी नहीं, आता तो शायद पैसा वैसा जो थोड़ा बहुत बच रहा होगा वो लेके चला जाता, या जो कमा रही थी बेचारी, बहुत मजदूरी बहुत मेहनत कर रही थी दिन रात, तो वो ले जाता। फिर एक दिन पता लगा, मैंने कहा भैया बिल्कुल नहीं आता वो तेरा जिससे शादी कर रहा था। बोली दीदी उसने तो शादी कर ली 2-2, वो मुझे छोटा होने के बावजूद भी दीदी बुलाती थी, कि उसने 2 बहनों से शादी करी है कहीं दूर जाके, अब नहीं आता। फिर बस बातचीत होती नहीं, तो उसने मुझे एक दिन कहा कि मुझे तुम मेरे घर दिखा सकती हो एक बार, क्या पता मेरे घर वाले रख ले मुझे। हाँ तो मुझे भी ये बात बहुत आसान लगी कि ये तो होना ही चाहिए इसको, ये तो गंदा काम कर नहीं रही, बर्तन मांज रही है, उस जगह से निकल आई, सब कुछ कर रही है। तो अब घर में बात की, अपने हस्बैंड को बात की, वो भी पढ़ ही रहे थे उस समय तक, हम कोई डिपेंड थे सब पे। तो उन्होंने कहा यार खुराफात हो जाएगी घर में बहुत ज़्यादा, और हमें मार के निकाल देंगे दोनों, रख लिए हम बहुत है कि शादी कर ली हमने ऐसे, और फिर भी सब ठीक चल रहा है। और ऐसा नहीं था, मेरा एक अपना होल्ड था घर में, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मान गए थोड़े नानुकर के बाद हमारे ससुर, और कि ठीक है चलो हम गए। उनको नहीं मालूम था कि ये सेक्स वर्क कर रही है, पर हमने ये कहा कि खो गई थी बचपन में, लेकिन इसे घर याद है, एक बार घर मिलवा दो। वो मान गए, लेकिन मैंने उसके परिणाम नहीं सोचे थे। वहाँ हम गए, बहुत रोना धोना हुआ। कहाँ की रहने वाली थी? नहीं मैं वो नाम तो नहीं लूँगी, खैर। अच्छा। गए हम, और बहुत रोना धोना हुआ, घर नहीं ले गए वो हमें, बाहर ही आए। हमने किसी के ज़रिए खबर भेजी पहले उन्हें, हमको भी घर जाना उचित नहीं लगा, उन्होंने बुला दिया। बहुत बात हुई, एक ट्यूबवेल पे बैठ के बात करते रहे हम, बहुत देर बात हुई, सब रोते रहे काफ़ी हुआ। और 2 यंग एज मतलब टीन एज बच्चे थे, 15-16 साल के, जो बिल्कुल बहन की सूरत पे थे, गोरे चिट्टे, वो शायद उससे बाद में पैदा हुए भाई होंगे, भाई दोनों। वो उनसे भी लिपट के बहुत रोई, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन है क्या है। और अंत में उनके पिताजी ने मुंह फेरा और चल दिए कि हम रख नहीं सकते इसको। मैंने कहा क्यों, ये कौन सा भाग थोड़ी गई थी कि कहीं भाग गई और तुम नहीं रखोगे, तुम्हें डर लग रहा है गांव में कोई क्या कहेगा। बोले ना ना। मैंने कहा हम कहेंगे हमारे घर रह रही थी बचपन से,
मेरे अम्मा पिताजी कहेंगे कि घर पे रह रही थी। बोले नहीं नहीं हमने कहा अभी तो मुझे तो ये पता ही नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें पता लगा कि ये तो सेक्स वर्क कर रही है मेरे इन लॉज को। तो लेकिन वो मैं सॉरी मैं समझ नहीं 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 पाई। है, तो वो पेरेंट ने उसको लेने से मना कर दिया? मना कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो एक और उन्होंने उस बच्ची को ढूंढा तो होगा ना होगा कभी? बिल्कुल। मैंने पुलिस कहा में कैसे होकर आप पता, कहीं पे भी ढूंढ कहीं भी। सकते। मैंने कहा कैसे पता? बोले नहीं नहीं दुनिया भर का, मतलब सोच लिया कि तो गंदी औरत हो गई, कैसे और नहीं? माँ ने भी। तो अगर पेरेंट ही ऐसा करेगा तो फिर कोई क्या कर तो सकता? देखिए आप कौन सी बात कर रही हैं? हमारे अभी भी समाज में एक लड़की खुद से भाग के शादी कर ले तो माँ बाप कहते हैं हमसे मर गई, या फिर हॉरर किलिंग हो जाए उसकी। सोच के देखिए ना, ऐसे केसेस ये हम वेस्टर्न यूपी में तो आम है ये। हाँ कहाँ इतना वो है, तो नहीं रखा। अब फिर हम वापस चल दिए वहाँ से, आप उनको लेके वापस हाँ। थे। लेकिन पूरे रास्ते जो महाभारत हुई है, जो बहस हुई हैं, और ये बदतमीज़ी हो गई, और बताया नहीं कि ये ऐसी जगह से आई है और हमें लेके चल दी, बेवकूफ़ है बिल्कुल। मतलब अपने आपके बेटे को साथ कह रहे हैं, in-laws मगर भी सुन गए तो थे। मैं रही हूँ, मुझे सुनाया जा रहा है, बेटे को कह रहे हैं, बहुत सब कुछ कहा गया। घर आते आते तो मैं इतना घबरा गई थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है ना। लेकिन घर आए तो फिर वही, और वो चूँकि उम्र दराज थी वो समझ गई थी, पर वो किसी वक्त निकल गई वहाँ से। अच्छा, हाँ। आपको नहीं पता कहाँ गई? ना, किसी वक्त निकल गई, क्योंकि उसे शायद ये लग रहा था कि मेरे इस कर्म का इस पे असर पड़ गया पूरा, इसका घर बिगड़ जाएगा, ये तो बच्चा है बिल्कुल, 17-18 साल की उम्र, कुछ होती नहीं। फिर मैंने देखा कि वो चली गई सुबह, तो सच कहूँ तो मुझे बहुत सुकून हुआ कि चलो एटलीस्ट हाँ, प्रॉब्लम। इतनी उम्र थी, इतनी समझ थी कि अरे अब मेरा पीछा छोड़ देंगे घर वाले। तो वो कैसे मेरे हस्बैंड ने क्या समझाया होगा अपने माँ बाप को, कैसे क्या, मेरे से फिर कोई सवाल पूछा नहीं गया। मुझे भी बहुत ही राहत मिली। अभी चलो छोड़ो, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अब इस बात में, अब इस सिलसिले में सोचूंगी नहीं कभी, कभी वो कभी ये, कुछ ना कुछ हो रहा है, नहीं सोचूंगी। लेकिन ऊपर वाले को शायद ही मंजूर नहीं था। वो 1 साल बाद फिर आती है। अच्छा। और अब वो ठीक ठाक आई, अच्छे कपड़े थे, एक आदमी था उसके साथ जो फल की टोकरी और मिठाई के डब्बे लिए हुए था, और वो भाई उसका दिन था। तो उसने आके कहा मुझे एक बार गोविंदा को देखना। मेरे बेटे को वो गोविंदा बुलाने लगी थी, मुझे गोविंदा को देखना और टीका करना है उसको। मैंने कहा पहले ये बताओ कि कहाँ हो गई तुम, और अब तो तुम ठीक ठाक लग रही हो सब। तो बोली पहले तो नानू करती रही, वो छोड़ो। मैंने कहा फिर भी बताओ पहले, जब ही दिखाऊंगी गोविंदा को। तो उसने कहा देखो ना तो मेरे माँ बाप ने रखा जिन्होंने पैदा किया, तुम्हारा समाज क्यों रखता, मैं तुम्हारा घर क्यों बर्बाद कराती, जहाँ से आई थी वहीं चली गई है ना। और मेरी सोच केवल इतनी थी कि मेरठ में कबाड़ी बाजार खराब औरतों का है, और मुझे दुनिया में कहीं नहीं पता कि कुछ होगा भी और भी। और वो वापस कबाड़ी बाजार चले गए थे? मेरी सोच से ये था कि ये कबाड़ी बाजार चली गई। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं फिर दिखाऊंगी। वो बहुत रिक्वेस्ट करती रही, पैर पकड़ती रही मेरे। मैंने करना वो सो रहा है, अब मैं नहीं दिखाऊंगी। मैंने कहा फिर से एक नया मेरे साथ हो जाएगा, तुम्हें पता है मैं कितना मुश्किल से इस सबको कर पाई हूँ, घर को मैनेज। वो चली गई, और मैंने कहा ये सब उठाओ जो लाई हो, तो सब ले गई। और चूँकि हम बेसिकली देहाती हैं, तो घर में बड़ा सा आंगन, फिर उसके बाद दरवाज़ा, इस तरह के घर बने हुए हैं। वो दरवाजे में जाके उसने एक बार पलटा, मैं छत के उस पर खड़ी थी आंगन पे, तो उन्हें मेरी तरफ देखा, बस वो मैं कभी भूल नहीं पाई। जितनी शिकायतें उसकी आंखों में थी, आंसू थे, वो मैंने कभी वो चली गई, पर मैंने रोका नहीं, शायद मुझे इतनी हिम्मत भी नहीं थी। और फिर जाने के बाद में कभी कोई बात नहीं हुई। बरसों बीत गए, मेरे देवरों की शादी हो गई, ननद की शादी हो गई, बाई चांस एक एक्सीडेंटल मेरे सास ससुर भी नहीं रहे, और लगभग मैं उस समय 28 साल की थी, बच्चे स्कूल जाने लगे थे। तब मैंने एक दिन इनसे कहा, मैंने कहा अभी तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कोई नुकसान नहीं होगा सामाजिक तौर पे हमें, और वो भी जॉब में चले गए थे। मैंने कहा फिर मैं एक बार जाऊँ उसको ढूंढ लूँ। तो एक बार तो चौंकी, उन्होंने कहा किसको? मैंने कहा उसको ढूंढना है। अरे भाई चली जाओ, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तो क्या चली जाओ, लेकिन अगर वहाँ पिट के आओ, गाली खा के आओ, तुम्हारे कपड़े फाड़े जाएँ, रोना मत यहाँ आगे, ये बता रहा हूँ मैं, और फिर दोबारा नाम मत लेना। मैंने कि नहीं लेने की हूँ। आपको ये पता था कहाँ ढूंढना है?
नहीं, मुझे तो बस कबाड़ी बाज़ार पता था। बस वहाँ ढूंढना। हाँ, वहाँ ढूंढना। और शायद ये भी ऊपर से ही लिखा था कि अगर वो न जाती तो मैं ढूंढने न जाती उसको। ये तो हुआ कि भाई हर जगह से धक्के मिले, गालियाँ मिली। लेकिन आपको डर नहीं लगा कि मैं पता उस नहीं, जगह में कैसे जाऊंगी? नहीं लगी एक पल को ठिठकी में। मुझे आज तक याद है, बड़ी छोटी सी बात है हालांकि है। वहाँ एक रिक्शे वाला खड़ा था और जिसको मैं जानती थी, अड़ोस पड़ोस का ही था हमारे। तो उसने मेरी तरफ देखा, जैसे मैंने जीने पैर रखना शुरू किया, मैंने भी उसको देख के मैं झिझक गई। मैंने कहा ये क्या कहेगा समाज में, मैं क्यों गई वहाँ। फिर मैंने अपने सब चीज़ निकाल दी दिमाग से। मैंने कहा जाना है मुझे। आप उसके अंदर जा रहे हो, आपको नहीं डर लगा कि यहाँ पे फंस भी सकते हैं? नहीं लगा। ट्रैप भी तो हो सकते हैं ना। बिल्कुल। कहा मुझे कि एक फिर? दिन तुझे यहीं धंधे बिठाएंगे, अगर तू आना नहीं इतना छोड़ेगी। बड़ा रिस्क कोई कैसे ले सकती है लड़की? पता नहीं और पता। आपके घर में छोटे मतलब बच्चे हाँ? हैं जो। हाँ, बस मैंने एक ही सेफ्टी गार्ड रखा। मैंने अपने बच्चे, अपनी फैमिली कभी हमने तुरंत अपने गांव शिफ्ट किया जैसे ही मैंने वहाँ काम शुरू किया। पास में ही हमारा गांव, जैसे अब ये बीच में आपका आ गया, तो ऐसे ही शहर के बीचों बीच ही गाँव है। वहाँ हमने इतने बड़े बड़े घर खाली पड़े थे हमारी, तो वहाँ पे हमने शिफ्ट किया। हालांकि मुझे दिख रहा था कि बच्चों के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन चलो गाड़ी घोड़े से संपन्न थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो बच्चों को जाना आना कोई मतलब आप चले गए, चढ़े? हाँ, जीना चढ़े उस जीना दिन? चढ़ गया। फिर? बस फिर तो वापस ही नहीं लौटे ऐसे तो समझ। आप किससे मिले वहाँ पे जाके? हर किसी से, हर कोठे पे गए, गालियाँ खाई। एक महिला थी बड़ी उम्र की, वो ये कहती बेटी तो अच्छे घर की है, क्यों आती है, मत आ। मैंने कहा अम्मा, मैं उनको अम्मा बुलाती थी। मैंने कहा अम्मा मैं कुछ कह थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो कह रही हूँ केवल मुझे बच्चे पढ़ाने हैं आपके। मैं नहीं कह रही थी उनसे क्या मुझे करना है। मैं हर कमरे पे जाके देखती बस कि कहाँ से दिख जाए वो मुझे, और कुछ नहीं था। और पढ़ाना तो मेरी दूर तक फितरत में शामिल नहीं है। मुझे तो सबसे बुरा काम ये लगता है टीचिंग का। और वहाँ मैं जाके कह रही हूँ कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को। बहुत मुश्किल मुझे 3-4 महीने जब धक्के खाते हुए हो गए, और अकेले वहाँ गए तो किसी ने आपको रोकने वहीं पर बहुत मेरे मुंह पे दरवाजे बंद हुए। हम्म। कहा नीचे चल, भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाती है रोज़ रोज़। लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझने लगा था ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा रही। सिर्फ नुकसान नहीं, हाँ, कि आपको भी वहीं अंदर हाँ, ट्रैप कर ले, ऐसा नहीं। ऐसा तो देखिए इतनी हिम्मत तो नहीं थी, उन्हें पता नीचे बाजार है और ये किसी के आसपास की, इतना तो उन्होंने मेरी रेकी कर अच्छा, ली तो होगी। उतना उनको पता है, इतना तो उन्होंने कर लिया होगा कि छोटा शहर है हमारा। क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही है ना, अगर इतना खुद तो भी उन्होंने कर ट्रैप हो लिया गए होगा। तो आप क्या करोगे? और फिर ये भी था उन्हें कि ये लगातार आ रही है, डर नहीं रही है, तो कुछ तो होगा। जो वो बड़ी उम्र की महिला थी, वो मुझे हमेशा ये कहती बेटा मुझे तेरा डर लगता है, बिल्कुल बदनामी ना हो जाए तेरी। मैंने कहा होएगी तो हो जाएगी, इससे ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी जो इन महिलाओं की हो रही है। तो वो भी शायद समझा रही थी उन्हें कि भाई तुम्हारी बच्ची तो पढ़ाना चाहती है, क्या बुरा कर रही है, स्कूल नहीं जाने को कह रही, यहीं तो साक्षर कर रही, कर लेने दो। शर्त ये हुई फिर 3-4 महीने बाद कि जिसका बच्चा उसी के कमरे पढ़ाओगी, दूसरे कमरे पर नहीं बुलाओगी, इकट्ठा बुलाओ कभी, ये नहीं बुलाओगी। मेरे लिए तो ये बड़ी बात थी। और क्यों कहते हैं ना कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब तो मुझे हर कमरे पे जाने का मौका मिल जाएगा, सबसे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे आना है एक बार। जाके क्या बात करूं? जो आपने सवाल पूछा मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं सोचती थी अब क्या बात करूं इनसे, उस कैसे 5 मिनट रुकूं कि मैं उसको देख लूं। बात तो कोई थी नहीं मेरे पास, वो करती भी नहीं थी। वो तो इधर उधर अपने करके क्यों बैठिया, चलो यहाँ से निकलो, और निकल यहाँ से, अरे इसे भगा यहाँ से, पहले ये आ गई। फिर बहुत सी ये भी कहती थी, थोड़ी ठीक ठाक भी थी, इतनी बदसूरत भी नहीं थी, कि अरे अच्छी खासी तो है, ये क्या पता इसीलिए आ रही होगी, इसे भी रख लेंगी, पैसे वैसे कमा लेगी। ऐसे भी जुमले सुने। पर किसी ने आपसे बोला कि मदद मांगी कि आप मुझे यहाँ से निकालो? हाँ, 2 साल बीत चुके थे। अच्छा। फिर मुझे किसी ने एक दिन कहा, वो भी ऐसी 30-32 साल की एक लड़की थी, ऐसी आती रहोगी, बस सीधे से ये पूछा। मैंने कहा पढ़ा तो रही हूँ बच्चे। बोली तो बच्चे पढ़ रही है। बहुत गंदी गाली देकर उसने कहा साले ये हैं, ये जाएंगे ग्राहक बुला के लाएंगे और फिर वही करेंगे, पढ़ा ले, कितना पढ़ाएगी। तो मैंने कहा कि फिर क्या करूं, मुझे निकाल सकती है। मैंने कहा तुम तो सारा दिन बाज़ार में घूमती हो, सामान भी तुम लाती हो, नीचे से खाना भी तुम लाती हो इनका, तुम्हें कौन रोक रहा है, भाग जाओ। बोली बहुत मुश्किल है, भाग ही तो नहीं सकते हम। क्यों नहीं भाग सकते? अगर वो बाहर जा पा रहे हैं फिर क्यों नहीं भाग सकते? देखिए नीचे सब उनके स्टेक होल्डर्स खबर दे देते हैं वो, जैसे उस केस में। बिल्कुल सब में, मतलब थोड़ा सा आगे भी जाएंगे तो भी खबर आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, भागने का तो पता लग जाएगा ना कि ये कहाँ जा रही है। थोड़ा सा भी आगे क्यों जा रही है, क्या लेना है,
जा ऊपर जा, यहाँ क्या कर रही है? मतलब वो भी नहीं चाहते हैं कि किसी की मदद कर दे, तो जो फिर नहीं बाजार सूना रहना हो चाहता। जाएगा। आधा बाजार तो कस्टमर से ही भरा पड़ा है, सूना हो जाएगा। उसका भी है, जिस दुकान में ये ऐसे सामने, इस दुकान पर खड़ा होना पड़ेगा इस सामने की लड़कियों को देखने के लिए, सेटिंग करने के लिए, तो उसके 10 रुपये हो जाते हैं। इसके 10 रुपए हैं। बहुत बड़ी रकम नहीं है। 10 मालकिन देगी, 10 वो कस्टमर देगा। अगर हो गई, अगर वो चला गया तब नहीं चल। आप अब चलिए, आप उदाहरण के तौर पे आप किसी दुकान के सामने अपनी स्कूटी खड़ी कर दीजिए, वो कहेगा भी कुछ लेना? नहीं जी, हटाओ स्कूटी, है ना? बिल्कुल नहीं आपको करने देगा। खड़े भी हो जाओ, क्यों खड़े हो, क्या लेना है जी? कुछ लेना तो चलो भाई आगे दो ग्राहक को जगह। फिर आप उसको निकाल पाए? हाँ निकाला उसको, पहला रेस्क्यू वही था मेरा 96। तो आपने ये अकेले किया? तब तक आपकी कोई जो ना, संकल्प फाउंडेशन है वो कुछ नहीं था, पुलिस कुछ की मदद नहीं, लिया? नहीं। फिर कैसे किया? मैंने कहा मुझे 2-3 दिन दो, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं कैसे निकालूं। उसने मुझे एक रास्ता बताया कि तुम एक कस्टमर भेजो फर्जी अपना, और वो रात को ले जाए मुझे। मैंने कहा जाने देंगे जब दिन में नहीं जाने दे रहे? बोले हाँ मेरे पे भरोसा है ना। उसकी आईडी जमा करवाएंगे, 1000 रुपये जमा करवाएंगे, उस ज़माने में 1000 बहुत थे 96 में, वो जमा करवाएंगे, और सुबह 6 बजे तक तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा वो क्या है? मेरी बेटी इनके कब्जे में है। कब्जे में? हाँ, मतलब 15 साल की बेटी है मेरी। मुझे भी ये समझ में नहीं आया क्यों है इनके कब्जे में, ले लो अपनी बेटी को। नहीं ले सकती, इसीलिए तो कहीं नहीं जा सकती, मैं भाग भी नहीं सकती। कि तो लोग इस पूछते हैं तरह ना से सवाल, बंधे हैं। हाँ लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं भाग सकती। जो नई आई हैं उनकी तो औकात क्या है वो भाग जाए, जो पुरानी हो गई उनका बच्चा है, पहला तो बच्चा ही हो जाने देती हैं। तो बच्चे को इसीलिए कब्जे में किया जा रहा है कि इनकी जान उसी में बंधे रहे। बताइए, माँ तो माँ है, मैं हूँ, आप हैं या कोई और है, तो नहीं जा सकती मैं। मेरी बच्ची लानी पड़ेगी सुबह 6 बजे तक। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा समय दो। पहली बार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में बातचीत की। मैंने कहा किससे आपने सबसे मतलब पहले उच्चाधिकारी थे काफ़ी जो इसी विधा से जुड़े हुए हैं, जैसे रेस्क्यू ऑफिसर हैं, आप डीपीओ उनको हैं। जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानती थी। तो मतलब उन्होंने आपकी बात सुनी? वो ज़माना थोड़ा सा और था, थोड़ा भी अधिकारी ली भी बात? सुनते थे। हाँ, तो मैंने कहा सर ऐसा है, एक लड़की निकलना चाहती। बोला आप कहाँ फंस गई वहाँ? मैंने कहा नहीं, मुझे तो वो लड़की ने किसी तरह से अप्रोच किया, ये तो धीरे धीरे कहीं जा रही होगी कि कोई आती है महिला उनके बीच में, बस आप इतना कर दो। तो अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन तय कर लेते हैं, और हम एक आदमी, फ़ोन के तो ज़माने नहीं थे, बस लैंडलाइन के थे, कि मैं अपना आदमी भेजूँगा बाई रोड, वहाँ से बच्ची को लेकर मैं बात कर लेता हूँ। काफ़ी दूर थे, राजस्थान में लड़की थी। अच्छा, राजस्थान में थी लड़की, वहीं पे कबाड़ी बाजार में नहीं थी? वो भी इसी तरह किसी और? नहीं, इनकी फैमिलीज़ हैं। अच्छा, उनमें थी। नहीं पर वो भी ब्रॉथल में थी? नहीं, घर में थी अभी अभी नहीं करा था। अभी नहीं डाली गई थी। मैंने कहा कैसे भेजेंगे? बोले बाई रोड भेजेंगे। और उन्होंने बात की फिर वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरह से है, बच्ची को छेड़ना नहीं है अभी, उसको जब मेरा आदमी पहुँच जाए तुरंत हैंडओवर करके और इनको बॉर्डर पार कराना, राजस्थान बॉर्डर पार करा देना। और फिर तब इतने हाईवे नहीं थे, कुछ नहीं था, ख़राब सड़कें कि, और तुरंत दौड़ा दो, रोकना नहीं है 1 मिनट भी, क्योंकि वो पीछा करेंगी या यहाँ नुकसान पहुँचाएंगी, रास्ते में भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। बड़ा नेटवर्क है इनका, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और राजस्थान में भी तो वही नेटवर्क काम कर रहा है। वही करता ना, तो कि लेके और तब चलना, क्योंकि बवाल होगा तुरंत। अब वो जैसे ही उधर से लेके चला होगा, इधर सूचना होगी कि भाई बच्ची गायब है आज, कौन ले गया पता नहीं लगा। पहले तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, ढूंढा होगा आसपास, उसमें थोड़ा उन्हें टाइम लग गया, इस बीच इसको निकलने का मौका मिल गया। पुलिस में कहीं हुआ नहीं, भाई ढूंढो तुम्हारे पास ही होगी, क्योंकि सारे में सूचना थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि किसी बच्ची को इस तरह किया गया है। अभी होता ही है कि 6 बज गए और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है बच्ची। अच्छा, हाँ, तब वो लड़की ने कह दिया मैं जाऊँगी वापस, मेरी बच्ची को मार देंगे, मैं वापस जाऊँ। पूरी रात हम उस ऑफिस में बैठे रहे, एक बंदा हमारा, उनका, एडमिनिस्ट्रेशन से भी। आज कोई इतनी यहाँ पे हाँ, आज कोई इतनी सपोर्ट नहीं करता जो अब नहीं करता। अब तो बेकार लोग हैं, सब बेकार, सबकी अपनी दुनिया, इस तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। फिर 7 बजे आई, लेकिन इस बीच सूचना आने लगी कि वो रिपोर्ट लिखा रही हैं ये यहाँ के थाने में कि जो हमारी लड़की को लेकर भाग गया, उसकी आईडी वहीं जमा है। मैंने कहा सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने अरे कमाल, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कैसे मुकदमा लिख देगा कोई पुलिस वाला? और वो भी वो उनका हक क्या है उसको? उनका क्या हक है उसमें? बस फिर 7 बजे आई लड़की।
आ गई। और वो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अंधेरे में कहीं थी, अभी रोशनी दिखी एक, माँ से मिल गई वो मिल गई, और एक मेरे सामने ऐसी रोशनी खुली कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ। उस जैसी तो हज़ारों हैं जिनको निकलना है, एक केवल वो। मैं 18 साल की थी, 10 साल बीत गया, आज 28 साल की हूँ, 10 साल बाद वो 45 साल की हो गई होगी। कहाँ है, मैं कैसे पहचानूँ ये यहाँ है या नहीं है? क्योंकि इस बीच मुझे इन 2 सालों में पता लग गया था कि रेड लाइट एरियाज और भी हैं, अलग अलग शहरों में भी हैं, तो मैं कहाँ कहाँ ढूंढूँगी। मैंने उसी से मन बना लिया, हर बार मैंने धन्यवाद दिया कि मैं तेरे प्रति जो अपराध किया मुझे माफ़ कर देना बस, पर मैं ये बच्चियाँ तू ही इनका हामी है। और अभी मैं सबको थैंक्स करती हूँ, आप पॉडकास्टर्स को, कि आप ही की बदौलत मुझे अब जाके ही पता लगा कि उनकी आगरा में डेथ हुई है पिछले साल। आपको वो मिल गई फाइनली? मैं मिल नहीं पाई, मेरे से पहले जब सूचना आई तो उनकी डेथ हो गई। वो भी मुझे सुकून हुआ कि इस नर्क से मुक्ति पा गई हूँ। बिल्कुल। और लगभग रही होगी उनकी उस समय 70 के करीब तो हो रही होंगी, ज़्यादा ही हो रही होंगी। तो आपने अपने जीवन का पहला रेस्क्यू पूरा अपने पे किया? अपने पे, ना कोई हेल्प? और ना। वो बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प नहीं की होती हाँ तो मैं नहीं कर सकती थी, तो आप नहीं कर सकते थे। तो छोड़ इसमें ये दिखता है कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना और अगर important वो सच में करने लगे तो ये सही हो सकता है। ऐसे ना। फिर मुझे मेरे और भी कुछ लोग रहे इसमें मेरे साथी, कि मेरे एक मतलब ससुर रिश्ते में ही थे वो। उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम कब तक ये सब करती रहोगी, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएंगी, तुम्हें करना है तो एक अपनी संस्था बनाओ। अच्छा। मैं तो यहाँ भी महामूर्ख, मुझे तो ये भी नहीं पता संस्था क्या चीज़ है। मेरे हिसाब से तो राजा राम मोहन राय, इस तरह के लोग समाज सेवी जो हम स्कूल में पढ़ते थे, हाँ, कि भाई लंबा कुर्ता पहना, गले में ये डाला, ये समाज सेवी होते हैं। या फिर ट्रस्ट, जानती हूँ कि भाई स्कूल्स के ट्रस्ट होते हैं बड़े बड़े, उनकी सुनती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं बनवा के दूंगा। उन्होंने मुझे एक सोसाइटी बनाई, और फिर कहा कि अभी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब भी हो एक कार्ड बनाओ। हालांकि कार्ड कभी यूज़ नहीं किया, ये दिक्कत हो तो बताओ कि मैं ये संस्था है मेरी जो इसी के लिए काम, रजिस्टर कराना होता है, रजिस्टर कराना होता है कि हाँ इसके लिए करा। और फिर मुड़ के नहीं देखा। उसमें आप लोग जोड़ते गए मतलब? हाँ, बहुत लोग हैं मेरे साथ। आज कितने लोग हैं आपके संस्था? अकेले मेरे शहर से लगभग 3-3.5 के करीब लोग हैं। और बाकी सब अच्छा, हाँ, जो बाकी सब शहरों में भी आपकी टीम्स हैं? हाँ, टीम्स है मेरी। और ऐसे नहीं कि मैं अनएक्टिव, तो बहुत सारे हैं कि जो हर कोई कहता है कि हम तो दीदी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हाँ, मतलब नए बच्चे हैं तो माँ और दीदी का ही संबोधन है मेरे लिए, और कुछ है नहीं। मुझे मैडम कहलवाना पसंद भी नहीं है। तो इस काम के बाद आपको तो सब पूरा मेरठ जान गया होगा ना कि ये हैं जो मदद करते हैं। और उस कबाड़ी बाजार में और लोग भी निकलना चाहते होंगे फिर? हाँ, और लोग निकाले फिर वहाँ से? वहाँ से तो बहुत लड़कियाँ निकाली हमने। फिर वो लोग बहुत अलर्ट हो गए होंगे कि ये तो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो अरे मैं जिस दिन निकालती हूँ उस दिन ही मेरे साथ बहुत मारपीट हो जाती है, मेरे कपड़े फट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मेरे वॉलंटियर्स के फट जाते हैं। इतना आसानी से थोड़ी निकालने देती हैं, ये बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से थोड़ी। लेकिन मैं एक चीज़ को करती हूँ हमेशा कि मीडिया मेरा बहुत सहयोगी रहा इन 32 सालों में, जितना मेरा मीडिया ने साथ दिया। और शायद उन्हीं की बदौलत मैं ज़िंदा भी हूँ, नहीं तो मुझे मार दिया था इन्होंने। ऐसा कोई अटैक हुआ है? हाँ, अटैक क्या, पूरा गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दी थी, एक दूध का टैंकर चढ़ा दिया था गाड़ी पे, और सब पैर वैर मेरे सब टूटे। ये देखिए, ये भी मेरे शिकंजा है पूरा हाथ में ऐसे है, और अच्छा, दोनों पैर घुटनों में जाल हैं पूरे बंधे हुए, चोट लगने से चूरा हो गया। हाँ, वो गाड़ी चढ़ गई थी ना तो चूरा हो गया था। रॉड है इस पैर में, तो ये नीचे भी रॉड है, यहाँ भी रॉड है पूरा, इतना रॉड क्या, वो तो एक शिकंजा जैसे है। तो और आपकी फैमिली ने तब भी आपको सपोर्ट किया कि आप कर लो ये काम? हाँ, कभी किसी ने मना नहीं किया। और आपके बच्चे, वो उनको मालूम है आप मम्मी क्या काम? हाँ, बच्चों को क्यों नहीं मालूम। बस एक ही बात का मुझे सोच, मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे सकी, पर मेरी जॉइंट फैमिली है तो हाँ, और सब सपोर्ट करते हैं? सब सपोर्ट करते हैं, कोई मुझसे कभी सवाल नहीं पूछता। ये अलग ही बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं पूछा बहुत, और खासकर जॉइंट फैमिली में जो रिलेटिव्स, वो सब बहुत सवाल। मैं इसका एक उदाहरण नहीं बताऊं कि मैं बिल्कुल ठेठ देहात में रहती हूँ, वहाँ पे और भी होता है। और भी तो ये समझिए कि एक वहाँ बहुत मुअज्जिज़ आदमी, और उन्होंने मुझे एक दिन कहा, मैं मतलब बड़ों से पर्दा भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि भाई इतना काम वहाँ करती है, एक पुण्य हमें भी कमा लेने दें, किसी रेस्क्यू में हमको भी लेके चलना। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा, सारे अवार्ड से पीछे था, जितने भी अवार्ड मिले उनसे सबसे अलग था, सबसे बड़ा।
मैंने कहा आप चलेंगे वहाँ तक, ये मजाक कर रहे हैं? नहीं मैं चलूँगा, रियल हाँ तू नहीं बताएगी तो मैं फिर लड़ूंगा तुझसे। फिर उनको लेकर कि मैंने जैसी सूचना दी, मैंने कहा चल रहे हो? बोले कैसे जा रही है? मैंने कहा वहाँ तो स्कूटी के अलावा कुछ नहीं जा सकता, बाइक या स्कूटी। बोले मैं भी स्कूटी से चल रहा हूँ। आपने जैसे उसके बाद इतने दिल्ली में जीबी रोड है, वहाँ पे भी कोई रेस्क्यू किया है? हाँ, तो सब रेस्क्यू कैसे होता है? जैसे अब आपने बोला ना अब उतना मदद नहीं करते हैं। कितना भी नहीं करते, वो तो पहले में हुआ बस, कितना अच्छा, भी नहीं करते। अच्छा कोई नहीं उल्टा है। विरोध होता है, पुलिस वाले खुद कहते हैं जब मैं सूचना नहीं तो देती। पुलिस बिल्कुल हेल्प मैं नहीं करती? नहीं, मैं किसी को सूचना भी नहीं देती। मैं बाद में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने को उन्हें सुपुर्द करती हूँ, मुकदमा लिखाती हूँ, ये सब अलग बात है। लेकिन आपको लोग तो चाहिए ना? लोग मेरे अपने बहुत हैं। अच्छा, मेरे अपने पर बहुत। जैसे किसी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर की जरूरत पड़ती है ना किसी वो को तो सीधे जाऊंगी ना फिर वहाँ निकालने के बाद। हाँ देखिए, तो आप रेस्क्यू कैसे प्लान करते हैं? देखिए कैसे होता बहुत है? लंबा टाइम लगता है मुझे, इसीलिए मुझे भाई मैं देखती हूँ लोग बहुत सारे कर चुके, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तो सबसे पहले आई कांटेक्ट पे जाती हूँ। और ये होता है कि आप उनको वो आप तक पहुंचते हैं या आपको पता चलता है? नहीं, वो मुझ तक कभी नहीं पहुँचे, उस लड़की के बाद मुझ तक कभी कोई नहीं पहुँचा। अच्छा, तो आप कैसे ये? जैसे देखिए मान लड़कियों का सिस्टम होता है कि वो यहाँ बैठी हैं ऐसे कस्टमर के इंतजार में, मैं भी जाके बैठ जाती हूँ स्टूल पे, बैठी रही, बहुत देर बैठूंगी। जीबी रोड में आप बैठे हैं? नहीं, जीबी रोड नहीं, कौड़ी बाजार में मैं बैठी नहीं, वहाँ तो मुझे सूचना पे जाती हूँ। सूचना मिलती है? हाँ, सूचना पे जाती हूँ। कुछ है हमारे स्टेक होल्डर्स भी, तो ऐसे बैठी हैं, मैं सबकी निगाह में अपनी निगाहें डालती हूँ। जो मुझे दुख के मुँह फेर ले मैं नहीं करती, जो हल्का सा भी मुझे वो कर दे मैं उसको फोकस कर लेती हूँ। अच्छा, कि ये चाह रहे हैं? चाह रही नहीं है, मुझसे बात कर लेगी, निकलना विकलना तो बहुत बात की बात है। फिर उसके बाद में और फिर कोशिश करूँगी, रेगुलर नहीं जाती हूँ उस जगह पे। फिर और 15 दिन बाद गई, फिर से देखा और कैसी है, उसने जवाब दे दी ठीक हूँ, तो बस ठीक है, नहीं तो नहीं। या फिर कभी पास को जाते गई मैं, ये क्या है, कैसी नील पॉलिश लगाई, यूँ करके हाथ ले लिया, देखा फिर, लेकिन ऐसे थोड़ा दबा के किया कि उसको लगे, नहीं छुड़ाया अगर उसने तो मैं सोच लेती हूँ अब ये मेरा टारगेट है। तो 4 बार हाथ उसने नहीं छुड़ाया, कभी कंधे पे हाथ रख दिया, कभी सिर पे हाथ फेर दिया, कभी हल्के से सीने से भी लगाया। और फिर मेरा लास्ट होता है कि मैं छोटी छोटी पर्चियाँ बना के रखती हूँ अपने नंबर की। अच्छा। सब मेरे सब वॉलंटियर्स, महिला वॉलंटियर्स, जिसको भी जाना है, तो लड़की के हाथ पकड़े, आज बड़ी अच्छी नेल पॉलिश लगाई है, या ये क्या पहना है, ये ख़राब कानों में इतने लंबे लंबे, ये कान नहीं कटते इससे, ऐसे करके बात करके, और वो पर्ची उसके हाथ में थमा के अगर हमने मुट्ठी बंद कर दी, ये ऐसे दिखा के कि कुछ है, तो हम समझ लेते हैं हमारा अगला टारगेट। अगर उसने छोड़ दी, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक पल होता है कि नहीं कि वो मालकिन देखेगी ये क्या गिराया है इसने, अब खोलेगी तो मेरा नंबर होगा उसमें, मेरी किसी वॉलंटियर का होगा, वो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। पर हुआ नहीं, तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि वो लड़की कभी, क्योंकि मैं उसमें बहुत टाइम लगाती हूँ, 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाएँ, उस लड़की को ये भरोसा दिलाना कि ये कि आप भी कोई सही है, कोई और गलत रैकेट नहीं है। नहीं है ये, तो फिर मैं करती पूछती हूँ निकलोगी धीरे से, वो भी बहुत सेफ्टी पर्पस रखना पड़ता है, मालकिन ना हो, हाँ घर का पता है, वहाँ नहीं जाऊँगी, ये जाऊँगी ये पता है। फिर हम घर वालों को कन्विंस करते हैं इतने, चाहे वो पहाड़ में हो चाहे कितने % घर वाले हैं जो वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं? 2%। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है, क्योंकि वो खुद से तो नहीं आए, वो ये लड़की सब है। फोर्स्ड है, कहीं से ट्रैप किए हुए जब हैं। घर वाले मार सकते हैं एक लड़की को, एक नवजात बच्ची को, कल मेरे 2 घर छोड़ के बच्ची को फेंक के गए, इसकी आमा नाल भी ना कटी हो, तो ये तो उस गंदगी में रहने वाली बच्ची है, उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? बेटी है ना, हम लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहाँ पहुँचा नहीं है अभी, मतलब शहर उधर छोटे शहरों में, या कहाँ बच रही हैं बेटियाँ? दिल्ली में रेप नहीं होते, नोएडा में रेप नहीं होते, आपके चौराहे पे एक बच्चा पड़ा रहता है कंधे पे, एक औरत, वो कभी हंसता नहीं, रोता नहीं, कभी दूध नहीं मांगता, पूरा दिन आप वॉच कर लीजिए, पूरा दिन रुक के, अगर वो बच्चा सांस भी ले रहा हो ढंग से, किसका बच्चा है वो? एक माँ का बच्चा, माँ इतनी निर्दयी हो सकती है? वो माँ निर्दयी नहीं हो रही जो कोठे में बैठी हैं, जो इतना गंदा काम करके अपने बच्चे को पाल रही हैं, ये माँ कैसी निर्दयी है कि जो भीख मांग रही है गर्मी में सर्दी में, और बच्चा निढाल पड़ा हुआ है? क्यों नहीं वो किसी का अपहृत बच्चा हो सकता? बहुत गंदगी है, जितना अवसला इसमें नीचे जाओगी उतना दहल जाएगा आदमी।
इसमें आपने जो बताया ना, जैसे ये पेरेंट्स नहीं ले रहे, जो अभी मैंने आप ही के मैं उसमें कहीं देख रही थी कि छोटी बच्चियों का इतना हाई डिमांड, हाँ। तो ये कहाँ से उनको ट्रैप करके कैसे ला रहे हैं, ये कैसे, और सबसे छोटी बच्ची की कहाँ आपने देखा कि देखिए, मैंने 3 महीने की बच्ची तो अभी बताई, वो उस माँ के साथ लेके आए और उनको चिंता ही नहीं थी कि ये भाग गई, वो उसके पीछे नहीं भागी, वो उस बच्ची को लेके भागी, क्योंकि उनको पता था ये है। हाँ, अब जो क्योंकि वो तो मुश्किल से साल 6 महीने कर पाती, 25-30 साल की हो रही थी। जैसे अगर वो 3 महीने की तो उसे बड़ा करते, ठीक बिल्कुल से। बिल्कुल। और कब, मतलब किस उम्र से? देखिए, फिर 14-15 साल की लड़की में वो सब चीज़ें डाल देते हैं। इतना आप क्या समझते हैं कि ऑक्सीटोसिन देने से खाली उनकी ग्रोथ बढ़ती है? ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है, हार्मोन इंजेक्शन। हार्मोन इंजेक्शन है, और जिससे कुछ नहीं बढ़ता, ना लंबाई बढ़ती है ना कुछ बढ़ता है, केवल उनका ये सीना भारी होता है। तो ये इंजेक्शन कहीं बैन से? है, ये तो बैन है, अलाउड थोड़ी है। हाँ, नहीं है। और अगर मैं कहूँ देहात का होने के नाते कि हम तो गाय भैंस को जब वो दूध ना दें तब लगवाते हैं, नहीं तो लगाते भी नहीं है। और वो चोरी से हमारा नौकर लगा दे, कोई लगा दे, रेगुलरली लगाते हैं वो उन बच्चों को। और वो इस कदर, पता नहीं उसमें क्या डालते हैं, मैं आज तक नहीं जान पाई। वो इस कदर हाइपर हो जाती हैं वो लड़कियां कि वो हर कस्टमर से कहती हैं कि मैं पहले, ऐसा पता नहीं, ये ऐसा इफेक्ट है उसका। ये इफेक्ट है उसका। जो आपने बताया ना, हार्मोन देना दिया जाता है और बिना कोई वो नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, कुछ फॉलो नहीं किया जाता, मतलब इस धंधे में कोई नियम, जो मालकिन है वो भी कोई ध्यान नहीं रखती है, जो, और मतलब उनके साथ किस तरह की ज्यादती होती है, जो ये बिल्कुल छोटी बच्चियां हैं, बिल्कुल, मतलब देखिए, पहली तो यही है कि कोई भी बच्ची कैसे, वो ये असल में बहुत बाद में चला ऑक्सीटोसिन का, उससे ये पहले कब से आया है? लगभग 10-15 साल हो गए। 10-15 हाँ, क्योंकि उससे पहले क्या था कि लड़की को तैयार कर, उनको उसको दिखा रहे हैं क्या हो रहा है, खुला पानी दिया हो जरा अंदर, ये पकड़ा दे, तौलिया दे दे, वहाँ भेजा जा रहा है, पता लगे क्या हो रहा है, कोई उसके सामने चोरी छिपे नहीं हो रहा है। ये अपनी भी बच्चियाँ जो थी, लेकिन फिर उन्हें लगा जो बाहर से आ रही वो कैसे तैयार होंगी इस काम के लिए, वो बाहर आएंगी, अगर उनको पानी लेके भेज रहे तो बाहर भाग आएंगी फिर। तो उसका ये सबसे इन्हें मुफीद तरीका दिखाई दिया कि अगर हम ये इंजेक्शन लगाएंगे तो इस कदर बेचैन हो जाएंगी, खुद से जाएंगी किसी के पास भी। ये इंजेक्शन कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? देखिए, पता नहीं ये कहाँ से मिलता है इनको, वैसे तो ये कहीं हर स्टोर पे मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कोई रोक भी नहीं? नहीं, कोई रोक नहीं है इस पे कोई किसी ने केस वगैरह भी रिपोर्ट नहीं कराया कि? कौन करेगा, कौन? आप लोग? नहीं, वो कहते कहाँ हैं, दिखाओ। अच्छा, कोई हम कहाँ से दिखाएं, हमारे पास कहाँ से एविडेंस आएगा? तो इसके बाद सबसे, मतलब हाँ, बुरी चीज़ आपने इन बच्चियों के साथ होते हुए किस तरह के, मतलब उनको, और कितना उनको कितने लोगों को दिन में हैंडल करना? 15 से 20 लोग। 15 से 20 एक बच्चे को? और सबसे छोटी उम्र यही है, मतलब 14-15? हाँ, क्योंकि 25 के बाद तो रह ही नहीं जाता उनका। 25 के बाद फिर वहीं पे रहेंगे, लेकिन या तो ट्रैफिकर बन जाए, वो भी फंसा के लाने लगे लड़कियों को अपने एरिया से, अपनी जगहों से, जहाँ से कहीं से हैं वो, या फिर उन्हीं की कोई कस्टमर आके 10-5 रुपये उनको देता रहे, रिक्वेस्ट कर लें 5 रुपये तो अपने में से मुझे दे दिया कर ताकि रोटी मिल जाए। 15 से 20 कोई एक दिन में, मतलब कैसे हो सकता है ये? उनका एक दिन कैसा जाता है, मतलब अगर वो सुबह से शुरू करते हैं, कब से शुरू करते हैं और कब तक? नहीं, देखिए 10-11 बजे से पहले तो उठती नहीं है, जब अर्ली मॉर्निंग सोएंगी, उसके बाद उठेंगी, बाज़ार से चाय मंगा ली, अलसाई हुई उठी, पी ली, वो फिर नहा ली, मेकअप कर लिया, कुछ खा लिया थोड़ा बहुत, बस 12-1 बजे के बाद तो कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। दोपहर के 12? कोई रूल फॉलो नहीं है कि रात को ही आएंगे या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो आने लगते हैं। बस फिर उन पर जो उनकी मतलब एक प्रतिद्वंदिता है बिज़नेस की, वो शुरू हो जाती है कि एक कस्टमर आया तो सारी लड़कियां हैं कि मैं हूँ, क्योंकि हर किसी को चाहिए। ये इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता सोसाइटी के लिए भी, और मेरे लिए तो ख़ास तौर पे कि मैं वहाँ बैठ के देखने की सबसे हामी हूँ कि मेरे सामने एक लड़की सा जीने पे आहट हो रही है, भले वो मेरी बात सुन रही है, मैं बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, जीने पे आहट होती है, सारी लड़कियाँ भाग के जाती हैं जीने पे, और वो अपने आप को एक्सपोज करती हैं कि मैं वहाँ फेस से किसी का कोई मतलब नहीं है,
कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, कोई मतलब नहीं है किसी का। एक्सपोज किस तरह वहाँ पे कर सकते हैं वो? ये दिखाएंगे अपने आप को कि देखो मैं क्या, अधनंगे कपड़े हैं, ये है सब, कि मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा। वो किसको पसंद? इतना गंदा सा आदमी जिसने कभी नहाया ना हो बरसों से, कपड़े ना धुले हों, धूल मैट रहे हैं, पेंट करके आया तो पेंट इनमें हाथों में है, दांत कभी ना मंजे हों, और उम्र 40 से भी ऊपर हो उसकी, और वो एक छोटी सी बच्ची उससे कहे कि मैं, और सबसे छोटी लड़की को पसंद करे। ये क्यों है? मतलब ये जो है ना कि सब बिल्कुल नाबालिग जो है उसी ये को, देखिए कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है, ये अभी बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि कौन आ रहे हैं वो देखो ना, कौन है वो लोग, किस तरह के जो लोग? बिल्कुल निचले तबके का आदमी है, जो रिक्शा चला के पर वही लोग तो शाम तक- पहले भी आया करते नहीं, थे। पहले और लोग, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। आज तो आपके बेडरूम में OTT परोस रहा है सब कुछ, तो आप क्यों जाएंगे वहाँ? अच्छा। आपके सेंसर फिल्मों पे है, एक गाली भी दे दी बीप कर दी जाएगी। OTT पे है सेंसर? क्या मिर्ज़ापुर में गाली नहीं दी गई? क्या आश्रम में अश्लीलता नहीं दिखाई गई? कहाँ नहीं दिखा रहे हैं? कौन सी चीज़ में? शी तो आप बनाई बोले कि सबसे नीचे तबके का आदमी जाता आ है। रहा है वहाँ। वो जा रहा है वहाँ। बाकी तो आपका बुद्धू बक्सा है, वो आपको सब कुछ देगा ही। आपको कहाँ ज़रूरत है वहाँ जाने की? तो वही आदमी है बस कि जिसने दिन भर में 500-600 रुपये कमाए, वो 250 रुपये वहाँ देगा, और बाकी अपना घर में दे देगा 100-200, और बीवी को पीटेगा घर जाके। बस इतना काम है उसका। और सैडिस्ट हैं वो लोग। रेट कौन तय करता है? उनकी मालकिन। मालकिन। कितना पैसा हो जाता है इनके पास? इनके पास नहीं होता कुछ भी पैसा। कुछ भी पैसा हाथ में, कुछ पैसे नहीं नहीं, मिलते? इनके कुछ नहीं होता। ये तो रोटी खा सकती हैं, कपड़ा ले सकती हैं, बस मेकअप, बस और इनके पास कुछ नहीं होता। तो कोई भी इतनी कम उम्र की लड़की 15 से 20 लाख, और वो डेली है, कोई बीच में छुट्टी, कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई समय मिल रहा है, उसमें उनकी हेल्थ तो पूरा खराब हो जाएगी ना। वो तभी तो 25 के बाद कुछ नहीं है। तो आपने देखा हो किस तरह की बीमारी है, किस तरह से देखिए एक यौन रोग, अभी देखिए HIV पॉजिटिव तो अब नहीं होती है। अभी तो पिछले 20-25 साल से बिल्कुल लगातार हम बिना, बिल्कुल सख्ती से कहते हैं कि बिल्कुल कंडोम के बिना कोई। तो प्रोटेक्शन करने हाँ। मिलता है। हाँ, बराबर हम लोग भी देते हैं, इसको सोसाइटी की तरफ से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और भी लोग आके देते नहीं, हैं। पर वहाँ पे जो रेड लाइट एरिया है उसमें जो मालकिन है या जो भी उनका सिस्टम है, प्रोटेक्शन अलाउड हाँ, वो देते हैं हाँ, उनको? देते हैं, वो भी देती हैं, और कस्टमर भी खुद लेके जाता है, उसको भी खतरा है। अच्छा। वो भी तो जानता है कि इन औरतों से कुछ भी हो सकता है। और यौन रोग है सबसे बड़ा, सिफिलिस हो जाती है, एक बीमारी होती है जो मतलब पूरा शरीर दाने भर जाते हैं पानी से, फूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। और फिर उनको इलाज कराते हैं? बिल्कुल इलाज, हाँ हाँ, अब तो ART सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो जाती हैं वो लेके मालकिन। उनको भी तो दिखेगा कि भाई हमारी लड़की बीमार हो गई तो पैसा मर जाएगा, कस्टमर नहीं आएगा सिर्फ इसके पास। इसलिए? सिर्फ इसलिए। वैसे उनसे कोई मतलब, बुखार हो रहा तो कोई बात नहीं, चलिए गोली खा ले पैरासीटामोल, ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। जुकाम खांसी हो रहा है, दवाई भी ले, चलो ठीक है, जाओ चलो कस्टमर के पास। आप जैसे आप और कौन कौन से रेड, कहाँ से सबसे ज़्यादा ये जो लड़कियां हैं वो आती हैं? कौन कौन से इस समय तो area से नेपाल इंडिया? सबसे ज़्यादा है, नेपाल से सबसे ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। ये तो मैंने अफ़गानी लड़की को भी निकाला है, बांग्लादेशी लड़की को भी निकाला है। तो कैसे, देखिए ये डंकी रूट भी हो सकते हैं, या वो तो पढ़ने वाली बच्ची थी यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई थी स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा पे आई थी, तो फिर कैसे इसमें किसी, वो तो फंसाने वाले हैं ना उनके अच्छे खासे, जो जिम सिम करके और अपनी बॉडी वॉडी बना के और घूमते हैं ऐसी लड़कियों की तलाश में। और उस लड़की को फंसाया, लॉ कर रही थी यहाँ से, लॉ कर रही थी वो? यहाँ लग के पीछे उसे। कैसे ट्रैप होता है? कौन, मतलब या तो वो क्योंकि है तो बिल्कुल ही यंग, और अगर वो स्टूडेंट हैं हाँ हाँ, तो उनको थोड़ी अवेयरनेस तो होगी ना। कैसे? स्पेशली वो अच्छी खासी अंग्रेजी बोल रहा है, अच्छा खासा खुद को बता रहा है मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। वो कॉलेज के हैं ऐसा नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, फेक स्टूडेंट्स हैं। फेक स्टूडेंट्स। हाँ, तो वो बताते हैं हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ठीक है तुम्हारे फादर तैयार नहीं, चलो तुम शादी करेंगे, तुम्हारे फादर वहाँ से आएंगे, वो करेंगे नहीं है इंडिया में, और जब कर लेंगे हम तो फिर क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं होने का। तो आज के समय में भी लोग मतलब बिल्कुल। अरे अभी जो मैंने सोनागाछी से लड़की निकाली है, वो ऐसे ही चली गई, 15 साल की बच्ची, और लड़के ने कहा कि तेरे माँ बाप तो तैयार नहीं होंगे, चल बाहर चल के अपने कागज़ ले लेना तू, फिर जाके जब तू बड़ी हो जाएगी तो शादी कर लेंगे, तब तक ऐसे ही रहेंगे अलग अलग। लिव इन रिलेशनशिप की मान्यता है। कहाँ पे जाएंगे? दिल्ली आएंगे? कहीं भी दूर। दिल्ली की लड़की थी, दिल्ली की लड़की थी, कहीं भी चले जाएंगे दूर। और वो वहाँ पे जाके सोनागाछी, कलकत्ता में, कलकत्ता में सुमेच।
तो अब कैसे मतलब कोई इनका कोई वो थोड़ी है कि कहीं कोई खास तौर पे इनका चेहरे पे लिख रहा है कि ये वो है ट्रैफिकर है, कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको लगेगा कि हैंडसम सा लड़का है, अच्छा है। मैं तो बार बार हर कॉलेज में जाती हूँ, ये समझाती हूँ कि अगर तुम्हें प्यार पे पहरा नहीं है, आपको किसी से प्यार होता है, अपने माँ बाप को बताइए, जिद करिए, इससे शादी करनी। मैं कर नहीं रही हूँ, लिव इन में मत जाइए। और इतनी जल्दी शादी आजकल आप ऐसा सोच भी क्यों रहे हो? सोच भी क्यों रहे? और लिव इन जैसी चीज़ में मत जाना कभी। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों से, मत जाओ। अल्टीमेटली तुम थाने में खड़ी दिखती हो, साहब मेरा 5 साल यौन शोषण किया, 10 साल, भूल जाओ। तो ये भी एक तरह की, मैं यही मानती हूँ, क्या है ये बिना शादी के। मैं तो मानती हूँ अगर आप किसी के साथ रिलेशन है तो इससे गंदा और घटिया कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है मैं पुरानी हूँ, पुरानी विचारों की हूँ, मगर नहीं मानती। लेकिन जो उस जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं, चलिए उतनी समझ आ गई, पर जब आप बिल्कुल स्टूडेंट है, 15-16 साल, 17 साल उनका के, फोकस वो होती है, ये बिल्कुल ऐसी उम्र है ना, वो ऐसी होती है। तो मोस्टली इस तरह से फंसाया इस तरह फंसाया जाए। और जो गरीब तबके की, उनको रोजगार के नाम, दिल्ली में रोजगार है, घर वालों की परमिशन से दिल्ली में रोजगार है, और उनके घर वालों को पता भी घर नहीं वालों को चल दिए पाता। 30-35 हज़ार रुपये, ये आप रख लो, अब ये हर महीने भेज दिया करेगी। अच्छा, फिर उन्हें नहीं पता होता, कभी नहीं मिलती और ना, वो कभी पैसा आता। ढूंढने नहीं आते हैं उनको। इतना गरीब आदमी कैसे बॉर्डर पार करके आएगा, कहाँ ढूंढेगा, कहाँ जाएगा? महासागर में, इंसानों का महासागर है ये, तो कहाँ ढूंढेंगे आप? दिल्ली बता के लाया गया, दिल्ली में कहाँ? वो हर घर में दरवाज़ा खटखटाएंगे, कहाँ है? इतने ट्रस्ट से आपने एक लड़की को भेज भी दिया किसी के साथ? भेज भी दिया। गरीबी की ये भी मार है एक, वो आपके अड़ोस पड़ोस का ही है, वो जो आपको बिल्कुल फिल्टर कर देता है आपको, क्योंकि वो सब जानता है, आपके घर, आपके सब जानता है। नेपाल में इतना ज़्यादा कैसे ये, क्योंकि अब तो सबके नाम मुंह पे ये नाम है ना कि अच्छा नेपाल से ट्रैफिक हुए, इतना ज़्यादा हाई ट्रैफिकिंग है, वहाँ पे ऐसा क्या इशू है और कोई भी उस पर काम नहीं कर रहा है, और फिर भी लोग भेजे चले जा रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी कम क्यों नहीं हो रहा है नंबर? कैसे होंगे? वो दूर दराज तक आप नहीं पहुँच पाते, आप बड़े बंद कमरों में, एसी कमरों में उन पर ट्रैफिकिंग पे बात करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मैं एतराज़ करती हूँ, जो पैसा आपने यहाँ खर्च किया, आपने 1 करोड़ रुपया अगर हमारी ट्रेनिंग पे आप वैदिक विलेज जैसी में करके और हमको इस पर चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं, मुझे एतराज़ है, मैं नहीं जाती हूँ। मैं तो बिल्कुल कतई छोड़ दिया, क्योंकि वो पैसा इन पे खर्च करो ना, एनजीओज़ की भी तो इतराज़दी है, इन पे कौन खर्च कर रहा है? जैसे एनजीओज़ में बोलते हैं ना, हमने इतने लोग रेस्क्यू कर लिए, इतने, तो वो वापस जाके आप कोर्ट में जाते ही कहते हैं यार कि हम तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो फिर वहीं आ जाते हैं। आपको जो 2 आंखें उनकी पीठ पे लगी हुई है, उनका अंदाज़ा नहीं है, जो कोर्ट तक उनके पीछे हैं, वहाँ तक बिल्कुल उनका पीछा करें, फिर भी, और वो वापस फिर दोबारा उसी वहीं आ जाती हैं। इसलिए मैं इस तरह की रेड्स को हमेशा क्रिटिसाइज करती हूँ। और ऐसे ज़्यादा हैं, ऐसे ही हैं, 80%, ऐसे ही हैं, 90%, 100%, बिल्कुल 100% मैं मानती हूँ। बस मैंने आज तक कोई रेड प्लान नहीं की, प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कोई रेड प्लान नहीं। कोई एक कह दे कि आपने हमारे पास आके कहा रेड कर दो, क्यों कर दें? आप दम रखिए ना अपना, एक लड़की को निकाल, एक लड़की पुनर्वास करिए ना, रेस्क्यू क्यों? आप रेस्क्यू करने के बाद क्या करते हैं? रेड शब्द क्यों आया है? पुनर्वास करिए ना उनका। रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन है हमारे एक्ट में, अगर है तो रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, उसको फॉलो करिए, उसे क्यों नहीं करते? नेपाल के सिवा और कहाँ से आपने देखा है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में? बंगाल की भी लड़कियाँ आई हैं, अगर तो मैं ये सोचती हूँ यहाँ की भी बंगाल गई होंगी, नेपाल की मेरी आ रही है, तो यहाँ का भी कोई इस तरह की मासूम लड़की वहाँ फंसी होगी। मैं क्यों मानूँ? हर जगह की हैं। लोगों को एतराज़ है कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरे यहाँ की है, मेरे यहाँ की। भैया मेरे पूरे हिंदुस्तान की लड़की हैं वो, मैं कह रही हूँ। कोई ऐसे एरियाज़ नहीं है कि अच्छा सबसे ज़्यादा यहाँ से आ रहा है, या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आंध्रा से आती हैं लड़कियाँ सीधे पुणे, तो क्या आप रोकेंगे किस जगह? और ये सब फोर्स्ड है, कोई अपने मर्जी से तो नहीं आ रहा है। देखिए वहाँ से लगता है कि अपनी मर्जी से आई हैं, काम के नाम पे, प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे फेक मैरिजेस, अच्छी जगह शादी की। जैसे अब वेस्टर्न यूपी का एक अपना वो है कि लड़कियों का रेशो कम है, भैया कोई शादी करवा दो। अभी तो आपको बता दूं, मेरे इंस्टा पे लोगों के आते हैं कि वो लड़कियां आप निकालती हैं, हमारी शादी करा दो। अच्छा, तो ये एक वो है। अब उसमें क्या आता है कि बिहार के दूर दराज इलाकों से, उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों से लड़कियों को लेके भाई शादी करवाने हम अच्छी जगह। माना मैंने, कुछ सफल हो जाती हैं, भाई वो रह रही हैं, कुछ सही भी है, सही हैं, वो रह रही हैं, उनको घर मिल गया, ठीक है, अच्छा शादी ब्याह सब हो गया, लेकिन मरते दम तक वो बिहारन रह जाती हैं।
वो ऐसा नहीं पहाड़न है रह कि- जाती हैं। एक्सेप्ट नहीं आप कर- एक्सेप्टेंस नहीं है, आपने अपने बच्चे तो मान लिए हमारे, लेकिन उन औरतों का वो को वही वजूद रह जाता है। तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं कि उनको कोई नई जीवन मिला, कुछ नहीं ऐसा कुछ, मैं नहीं मानती कि वो कोई नया जीवन है बस। ये आपने जैसे बताया ना कि वापस उसी में जा रहे हैं, ऐसे कई जैसे बॉलीवुड मूवीज हमने हाँ, देखी हैं। हाँ। मंडी एक सबसे पहले एक मूवी हाँ, आई थी, शबाना आजमी, शबाना। उसमें उसमें ये था कि आपने लड़की रेस्क्यू करी एडमिनिस्ट्रेशन ने, फिर आश्रय गृह गई, फिर वो पूरा नेक्सस नेक्सस है तो आश्रय गृह जो है वो कितना उसका नहीं है सही। उनका क्या रोल है? नहीं, कोई भी नहीं है सही, मतलब जो गवर्नमेंट रन है। गवर्नमेंट रन है। जैसे बिहार में वो मुजफ्फरपुर का कांड केस हुआ। आया था, गाजियाबाद में हुआ कितना बड़ा, प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर देखिए सरकारी कौन, सरकार थोड़ी आके देखेगी उनको, उनमें काम करने जो वाले लोग हैं ये तो वो कर रहे हैं ना तो खुराफात। सारे ही शेल्टर होम्स का इस तरह से नहीं, सबके नहीं कहे जा सकते, अच्छे भी चल रहे हैं, मगर ऐसा क्या है कि आप प्राइवेटली शेल्टर होम ही खोलना चाहते हैं? क्या है ऐसा? और वहाँ पे और आप अंदर प्राइवेटली ये बहुत इजीली आप कर रहे हैं। ट्रैफिक कर सकते हो, वो उसी सेक्स वर्क करा उसी सकते sex हो work। उनसे। तो वो नहीं, वहाँ से भी आप कभी रेस्क्यू करते हैं? नहीं, शिकायत जरूर करके हमने रेड कराई, गाजियाबाद वाले पे हमने कराई, आपने कराया था वो रेड? बिल्कुल कराई, हालांकि उसको बहुत थ्रेटन रहते हैं हम, पर कोई बात नहीं, अच्छा, करो। उसमें ये भी है कि हाँ। उधर से भी, हाँ, बहुत। और कहीं जैसे अभी ये हाल ही में मूवी आई थी ना आलिया भट्ट का, गंगूबाई काठियावाड़ी है, मर्दानी आई थी एक रानी मुखर्जी, उसमें भी छोटी बच्ची हैं और वो हाँ। अच्छे घर की हाँ, अच्छे घर की। इतने अच्छे बड़े महंगे स्कूल में हाँ। पढ़ने वाले, वो हाँ, भी ट्रैप वो हो आ गई सकते ना। हैं। हाँ, तो इसी तरह होती हैं, मतलब सोचिए वो बड़े। भी ट्रैप हो सकते वो हैं। ही अच्छे लड़कों के साथ वही ट्रैप होती हैं, उसके लिए अच्छे लड़के उतारे जाते हैं, और इनके लिए एक साधारण आदमी जो उनके इर्द गिर्द का हो, ये जो उनको बहुत काम के नाम पे ला सके। खतरनाक है, खतरनाक क्योंकि आपको नहीं पता बाहर कहाँ कहाँ आप कौन फंसे। मिल जा रहा है ना, आपको, ना। और कहाँ से कहाँ अगर आप नॉर्मली घूमने भी गए हो। हाँ, तो क्या हो जाए आपके साथ। तो इस अपने ये बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को अपने आसपास रखिए, बस। बहुत और डर की देखिए बात लड़कों है को ये। भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत कहो, बेटों को संस्कार भी दो, फिर से एक बार लौट के आ जाओ ना। क्यों नहीं हो सकता कि मेरे पड़ोस का है तो वो भाई, अभी मैं देखती हूँ आपने जैसे पॉडकास्टर से आप काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत कम उम्र के बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, और बड़े अच्छे से लगते हैं। एक लड़का, मैं पता नहीं क्या नाम है, उसके यहाँ भी करके आई हूँ, लेकिन और बड़े मासूम से लगते हैं, बड़े अच्छे से लगते हैं, सभ्य लगते हैं, वो भी तो बच्चे हैं, उन जैसे बन जाओ ना। क्या हो गया कि तुम आज़ादी और उच्छृंखलता का फ़र्क नहीं समझ पा रहे बच्चे, ये बेटियां भी है। नहीं समझ पा रही। आज़ादी, आप आज़ाद होकर जिए, आप अपनी एजुकेशन आज़ादी से लें, जो आप पढ़ना, आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, मर्जी से लें, ये आज़ादी है। अपनी मर्जी की शादी करना चाहते हैं, ये आज़ादी है। मगर ये उच्छृंखलता है कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं, उस रेड लाइट और इस रेड लाइट में कोई अंतर नहीं है। ये इसी से मैं ये सेक्स टूरिज्म जो एक हाँ। नया कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये इसमें इसका कोई एग्जाम्पल आपने खुद से देखा है? आपने खुद rescue बिल्कुल, किया है? खुद से रेस्क्यू मैंने नहीं किए। अच्छा, बच्चे वो खुद से आए, क्योंकि एक टाइम पीरियड था, उसके बाद उन्हें आना ही था, क्योंकि वो उन बच्चों का क्या करते। आपको कैसे पता चला? नहीं, उनके पेरेंट्स आए हमारे पास, जब बच्चे आ गए वापस तब आए, ये उससे कब पहले की नहीं। बात है? ये 2010 की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम की, दिल्ली में? दिल्ली में बच्चे आए, और उसके बाद किसी ने हमसे संपर्क किया, एक माँ ने, और बड़े फटे हाल सी थी। मैंने कहा भाई, और बाहर उसका एक थैला रखा था, शायद कूड़ा बीनने वाली, तो मैंने कहा आ जाओ अंदर ही। उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरे बच्चे को देख लो एक बार चल के। मैंने कहा बेटा डॉक्टर को दिखाओ अगर कोई परेशानी है। बोले नहीं नहीं, आप जाके देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे बताऊँ, आप आ जाओ। मैं चली गई उसके साथ। वहाँ 17 बच्चे थे, और वो इस तरह डरे सहमे, माँ के पीछे छिप रहे हैं, बाप के पीछे छिप रहे हैं, सामने आके कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ है? तब वो बताती हैं कि कैसे उनको ले जाया गया लगेज उठाने के नाम पे, सामान उठाने के नाम पे, और जितना भी हमारा विदेशी तबका आया हुआ था वो सब ले गए दूर दराज में, और वहाँ अपने ही कमरे में रखा, बढ़िया घूमने 5 के स्टार, नाम पे। हाँ 5 स्टार होटल्स में रहे वो, बच्चे भी खुश। लेकिन वो रातें जो उन पे बीती हैं उनका वो जिक्र भी नहीं करना चाहते ये बच्चे। छोटे बच्चे हैं? छोटे बच्चे, मतलब 8 साल, 10 साल, 12 साल, सबसे बड़े बच्चे तो 15 साल के, वो 2 भाग गए, वो आज तक आए भी नहीं। और मतलब ये लड़के हैं, लड़के, तो उनको मतलब विदेश से आके जो डिग्निटरीज हैं, वो कोई ऐसा नहीं है, वो ना, स्पोर्ट्स पर्सन बिल्कुल, जिन बिल्कुल, पे आप एकदम बिल्कुल। ऐसा भरोसा करते हैं कि हाँ, ये तो ऐसा गलत, ये तो कर ही नहीं सकते। और वो भी इतने बड़े मतलब सरकार से जुड़े हुए लोग। मत कहिए डिग्निटरी, किसी को भी,
किसकी बात कर रहे हैं? जब हाईवे पे एक एमएलए और एमपी और एक महिला खुलेआम सेक्स करेंगे, जब एक एमएलए और हाथ में शराब का गिलास लेके विदेशी 10-15 लड़कियों को लेके और डांस करेगा और बिल्कुल नग्न, क्या कहेंगे? वो भी तो डिग्निटरी हैं। बड़ा भरोसा इन बच्चों को फिर उसके बाद कोई रिहैबिलिटेशन या कुछ इनका नहीं, कोई उनका कंप्लेंट क्या? वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं की। बस हमने तो इतना ही उनके साथ काफ़ी दिन काउंसलिंग में रहे, बच्चे थोड़ा सामने आए, स्कूल में सरकारी में भर्ती भी कराए कि भाई इतना ध्यान रखना इन बच्चों का, कभी ये कहीं ना। तो उनको इंजर्ड थे, चोटें वगैरह लगी हुई थी? बहुत बीमार थे, तकलीफ में थे इतने ज़्यादा कि काफ़ी दिन उनका इलाज कराना पड़ा, एडमिट भी कराना पड़ा। लेकिन ये सोडोमी के केसेस हैं? हाँ, सोडोमी के केसेस हैं सबके साथ? सबके, हर बच्चा अलग अलग के साथ गया। एक मतलब कई लोगों के साथ? कोई तो होगा जो यहाँ तक आया, जो लेके गया। ये चल रहा है मतलब सेक्स हाँ, टूरिज्म जो है, और इसमें छोटे बच्चों को ही फंसा रहे हैं? छोटे ही, बड़ा नहीं है उसमें कोई भी। ना, बड़ी तो मर्जी से कहीं भी चली जाएंगी, वो सेक्स टूरिज्म क्यों हो गया? वो तो जा रही है। होता कैसे है मतलब, आप जैसे आपको कैसे पता चलता है? नहीं देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि ऐसे परिवारों के बीच जाके उनको समझाना, काउंसलिंग करना कि कहीं मत भेजना, बाहर वाले के साथ मत। गरीबी है, बर्दाश्त कर लो, मेहनत कर लो, रोज़गार कर लो, इन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, फीस नहीं देनी है, लेकिन भेजना मत किसी के पास। उसके बाद हमारे यहाँ कई, अभी पहले हमारे यहाँ नहीं हुआ करते थे ये स्लम्स, लेकिन अभी हैं काफ़ी, तो हम हमेशा उनके बीच में जा के बात कर रहे हैं काम के लिए। वही है जहाँ से सबसे ज़्यादा वही बच्चे। आपने कहाँ सबसे ज़्यादा देखा? दिल्ली में? हाँ, और कहीं हमारे यहाँ नहीं छुआ है अभी इस गंदगी ने हमारे शहर को। और भी बड़े शहर है इसमें? और तो अभी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? मुंबई। देखिए दिल्ली क्या है, फोकस है, क्योंकि दिल्ली में हर तरह का बाहर का आदमी आता है, इसलिए ये दिल्ली में। तो दिल्ली में भी जैसे जीबी रोड का हम कई बार रिपोर्टिंग में देखते हैं ना कि ऐसे लिविंग कंडीशंस में है कि आप देख नहीं सकते हैं। हाइजीन वो तो कोई सवाल ही नहीं, हाइजीन का कोई सवाल ही नहीं। तो जैसे आप कोई एग्जाम्पल अगर बता सकते हैं कि किस तरह रहते हैं वहाँ पे जो भी छोटी लड़कियाँ या और वहीं बड़े? क्या रहना है? आपने गंगूबाई देखी है? गंगूबाई हाँ, तो वो कितना आप एक आपने वो बिल्कुल 90%, अच्छा। 99%। एक चबूतरा देखा है जब वो नहा रही है, खाली पर्दा डला हुआ, बाहर से उससे बात करता है, कहती है अंदर आ जाओ। वो एक चबूतरा, सब पहचान है कमरे की। अच्छा। वहाँ पर्दा दिखा दिया, इसमें पर्दा नहीं है। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर, बहुत मतलब सही रिसर्च बहुत। हाँ, वो घटना भी सच है कि मारने वाली, बस इतना सा उसमें एक वो लिया गया सेफ्टी गार्ड कि उसमें वो मर गई थी। वो मर, ये सच है? ये सच है। जो कस्टमर हाँ, जो आता है वो बहुत ही हाँ, बर्बरता से, हाँ, उसमें वो मर गई थी। तो वो बच्ची, उस चबूतरा जो है वो उनकी ज़िंदगी है। वहीं बैठ के खाना खाना है, वहीं नहाना है, वहीं बाथरूम करना है, सिर्फ एक शौचालय अलग है, वो भी इतना अंधेरा गंदा से बैठने में भी आदमी को लगे, वो है। वहीं पे आएगा कस्टमर, यूज्ड कंडोम भी फेंक देगा। एक लड़की खाना खा रही है, दाल चावल पड़े हैं, खाना क्या है, और आता है कस्टमर, वहीं पड़े हैं कंडोम्स भी, वहीं बाथरूम भी कर देगा, गुटखा भी थूकेगा। मैं कहा बेटा इधर हो जाओ, तो बहुत गंदा है यहाँ। तो बॉस ने ऐसे मालकिन को देखा, पता नहीं आपस में क्या बात हुई, मुझे नहीं समझ आया, उठी नहीं वो। फिर ऐसे खा रही थी कि जैसे खाना नहीं है। किसी ने कहा कि तूने अगर मुंह में नहीं डाला तो तुझे जान से मार दें, ऐसे बस मुंह में ऐसे डाले जा रही है। ये उनकी ज़िंदगी है। और कितनी मतलब वो जगह भी उतनी सी है, मतलब ये चबूतरा है बस, ये कितना सा, इतना सा चबूतरा बस। और उसी में आपके साथ 15-20 जो आप बता रही थी वो कस्टमर्स, वो केबिन है, मतलब केबिन ऐसे नहीं जैसे ये जगह है, इसमें पर्दे डाल दो, एक गंदा सा गद्दा यहाँ, एक गंदा सा गद्दा यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गए केबिन इतनी सी दूरी में, एक लड़की उधर, एक लड़की इधर, एक इधर। मैं इसी बारे में जीबी रोड का एक हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे तो दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मिला कि जितने भी ट्रैफिकिंग के केसेस वहाँ पे हो रहे हैं उसमें एक ही नाम आता है कि आपको कौन लाया? राजू लाया। कौन लाया? राजू लाया। हर किसी का नाम राजू है, तो किसको आप पकड़ोगे? कुछ नहीं है। आपने हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कॉमन नाम होता है लल्लू। लल्लू, हाँ, लल्लू के साथ आई थी मैं तो।
राजू के साथ आई थी। एक और कॉमन नाम है दीपू, उसको मैंने कहा ये तो दीपक है। हाँ तो दीपू ही तो कहते हैं इसको, तो ये कॉमन नाम है उसमें। अब लिया लड़कियों के शांति है, रेशमा है। कल वो मुझे रेशमा बता रही है, आज शांति बता रही है। तो दूसरी सही का नाम कोई नहीं बताएगा अपना वहाँ पे? कोई नहीं, ये सब पहले से ये तो प्लान्ड है? प्लान होता है। आज मुझे आज कुछ और बताया, कल कुछ और। ये आपने इतना सारा काम इसमें किया है, 32 साल हो गए, अभी भी आप रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट आपका हर दिन चल रहा होता है। हाँ, हर दिन। इतने बिजी मतलब ये है। एक कोई एक मैसेज जो आप सरकार या उनको देना चाहते हैं जो इसमें सही में स्टेक होल्डर बन सकते हैं? देखिए, पहले तो सरकार को ही ज़रूरत है, जो कहीं किस % तक सही हो सकता है? मैं तो आदरणीय योगी जी से ये पहले सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आप बहुत बेटियों के प्रति संवेदनशील हैं। ये किसकी बेटियां हैं जो वहाँ हैं? वो किसकी बेटियां हैं? वो क्या इस हिंदुस्तान की बेटियां नहीं हैं? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वो? फिर आप ट्रकों के पीछे किन बेटियों की बात कर रहे हैं? किसी और गाड़ी पे क्यों नहीं लिखा? वो ट्रक पे लिखा है। ये तो ऐसे हो गया कि एक फैक्ट्री पे आपके यहाँ नोएडा में लिखा रहता है कि यहाँ बच्चों से काम 14 साल से कम के बच्चों से काम नहीं कराया जाता। एक नर्सिंग होम पे लिखा रहता है यहाँ भ्रूण परीक्षण नहीं किया जाता। थाने के बाहर लिखा रहता है यहाँ दलालों का प्रवेश वर्जित है, और वही सब कुछ होता है। ऐसी ट्रक में, ट्रकों के जरिए ही तो बाईपास हो जाती हैं लड़कियाँ। उसी में हो रहा है सब, इधर से उधर मतलब। और कोई क्यों नहीं लिख रहा है बताओ? इतने संवेदनशील ट्रक वाले, हर ट्रक के पीछे एक ट्रक ही नहीं, छोटा हाथी है और कोई दूसरे तरह की इसकी ट्रांसपोर्ट है पब्लिक, उन पे लिखा है। कहीं बसों पे लिखा देखा है? किसी की प्राइवेट गाड़ी पे लिखा देखा है? किसी ओला पे लिखा देखा, उबर पे लिखा देखा है? कहीं तो हो। क्यों उनको नहीं है? सबको बेटियां बचानी है, सब अपने। मेरे एक सबसे निवेदन है माँ बाप से भी, ये जो आपने ये ले लिया है हाथ में, इसको अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लो। कुछ समय तो बच्चों को भी दो। कभी तो कहते हैं ना कि वो डिजिटल फास्टिंग कर लो, कि फ़ोन से दूर हो जाओ। कभी बात करो, डाइनिंग टेबल पे ही कर लो, पूछ लो। हाँ भाई बच्चों किसी, मैं पूछती हूँ मेरे बच्चों की जब तक शादियाँ नहीं होती तो सब बाल बच्चेदार हैं, मैं पूछ लेती हूँ हाँ भाई कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा कहीं, बता देना। मजाक से मैं पूछ लेती हूँ। आज भी जो दूसरे और मेरे देवरों के बच्चे और पूछ लेती हूँ, बता देना पहले ही, कहीं और रिश्ता कर यार, तुम कहीं यहाँ करके बैठे हो कुछ और। तो ये एक सिंपल सी बात है ना, कर सकते हो। क्या आपको मालूम ही नहीं है कि बाहर मतलब ये बच्चा क्या देख रहा है? गलत ट्रैप हो रहा है? आप क्या समझते हैं कि आरुषि कांड इसकी परिणति नहीं थी? जब तो इतने ज़्यादा मोबाइल भी नहीं थे नोएडा का, इसकी नहीं थी वो। बेशक आप कुछ भी कहते रहे, ये तो सच था कि अगर वो एक बच्चा जिसकी आप इमोशंस को जगा रहे बेवक्त, जो माँ बाप अलग कमरे में देख रहे हैं, मुझे अलग की संस्कृति वैसे समझ नहीं आती, माँ बाप से अलग कैसे बच्चा सो सकता है, और वो दूसरे कमरे में उसी को बच्ची देख रही है। तो जैसे ये पॉर्न की बात करें ना, पॉर्न देख रहे हैं बड़े लोग देख रहे हैं, आपको लगता है कि उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम? देखिए पॉर्न देख रहे हैं तो इमोशंस किसकी नहीं हाइप पे जाएंगी, और ऐसे में जो मिलता है उसके साथ आदमी सेक्स करेगा। उससे क्राइम भी बढ़ रहा है, चाहे वो नीचे तबके में हो, चाहे वो हाई सोसाइटी। इसको देखिए पूरा का पूरा आरुषि कांड को कैसे करके दिखाया हो। सच्चाई तो यही है कि वो नेपाली नौकर के साथ था जो भी था, और उसको एक डॉक्टर ने मारा जो भी मारा। सच्चाई तो यही थी कि बच्ची क्यों इतने हाईली एजुकेटेड फैमिली की बच्ची एक इतने उम्र दराज सामान्य नौकर के साथ क्यों इन्वॉल्व हुई। ऐसे और भी हाई सोसाइटी में तो कोई है जो खुद से भी आ रहे हैं, ऐसा भी कोई है जो लड़की खुद से भी, जैसे स्टूडेंट्स हैं, हाँ, नहीं बहुत क्विक मनी के लिए ऐसा नहीं आ रहे। बिल्कुल वो तो देखिए वो तो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, वो तो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं लड़कियां, देख लो जाके। अच्छा। आपका शहर है, देखो अपने वो फोर्स्ड नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। वो क्यों आ रहे हैं? पैसा चाहिए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड शूज़। हमारी तरह कौन रहता है? उनको सब चीज़ दिखाने की चाहिए, वो ब्रांड है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी होटल या ओयो में जा रहे हैं, नहीं वो जा रहे हैं वहाँ पे भी वो उनके सब फिक्स। अरे ओयो काहे के लिए? और आपके पास 2 कमरे हैं बड़े शान से। वो मैं नाम भूल रही हूँ उस आदमी का, वो कपिल शर्मा शो में आया था अभी, कि देखिए ये मैंने किया है कि आपके पास 2 कमरे हैं और वो भी एक कमरा आप देके कमाई कर सकते हैं। कर लो कमाई, घंटे के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। शमशान के बराबर में, नहर के किनारे ओयो होटल। मतलब ज़्यादा यूज़ इसमें इसी में हो रहा है। आते हैं लड़का लड़की मुँह बांध के, स्कूल कॉलेज के ड्रेसेस में आते हैं, घंटे ये आपने देखा है खुद? अरे मैं कितनी रेड कराई मैंने। अच्छा, और वो अपनी मर्जी से आए, उनको किसी ने फंसाया नहीं फंसाए हुए नहीं है वो ना, बिल्कुल नहीं। और बस यही है कि आपको क्विक
मनी या जो भी एक लाइफस्टाइल अपना स्पॉट करना है उसके लिए, उसके लिए बस। और उसके बाद पेरेंट्स को कभी पता नहीं ये कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? ये जो काउंसलिंग शब्द है, लानत भेजती हूँ मैं इसे। एजुकेशन काउंसलिंग क्या होता है? ये है काउंसलिंग कि आपने 4 कॉलेज भरवा दिए, बच्चे क्या करते हैं? प्रायोरिटी पे हैदराबाद, बेंगलोर, फिर मुंबई, सबसे बाद में आएगा दिल्ली। आप तो बच्चों को दे रहे हैं, हाँ जी, अरे मेरा बच्चा तो हैदराबाद पढ़ रहा है, मेरा बेंगलोर, मेरठ में क्यों नहीं पढ़ सकता भाई मेरा बच्चा? मेरा बच्चा दिल्ली में क्यों नहीं पढ़ सकता पास के बाद, जिसे मैं देख लूँ क्या कर रहा है? रोज़ अप डाउन क्यों नहीं कर सकता? गाजियाबाद में क्यों नहीं पढ़ सकता? नोएडा में क्यों नहीं पढ़ सकता? ये एजुकेशन हब नहीं है क्या? बड़ा खुश हो रहे हैं आप। तो जितना आप दे रहे हैं उतना दो, नव धन कुबेर है। नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ रह के भी ये नहीं, तब आप उस पर नज़र मार सकते हैं। वहाँ कैसे सालों साल भी नहीं जाते आप, बच्चा ही आता है। तो ऐसा क्या कर रहा है वो बच्चा, मुझे तो समझ नहीं आता। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है बिल्कुल। और जो ये छोटे बच्चियों को फंसाने का है ना, जो छोटे ये किडनैप हो रहे हैं या ये ट्रैप हो रहे हैं, फोर्स हो रहे हैं? ट्रैप हो रही है। किडनैप नहीं है, ट्रैप किडनैप है। तो मासूम सा बच्चा हो जाएगा, आपने छोड़ दिया, नहीं मिल रहा है, हर 2 घंटे में एक बच्चा किडनैप हो रहा है, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। कहाँ गए वो बच्चे? वो नहीं हो सकता जो कंधे पे पड़ा है, जो न रो रहा है, ना हंस रहा है, ना दूध मांग रहा है, ना रोटी मांग रहा है। तो छोटे ये जो बच्चे हैं इसमें ना, इसका आप लोग क्या करें? एक लास्ट मैसेज जो आप देखिए, छोटे देना बच्चे- चाहते हैं बिल्कुल। कि एटलीस्ट वो तो ना फंसे। वो तो ना फंसे। पहली बात तो मैं एक बात शायद बुरी लगेगी आपको भी, माँ बाप से कहो कम से कम 15 साल तो अपने साथ सुला लो बच्ची को। ऐसा क्या चाहिए आपको? सॉरी टू से, सेक्स तो पहले माँ बाप भी करते होंगे हैं, बिना सेक्स के बच्चे थोड़ी पैदा हो गए। तो इतना तो कर लो कि बच्चों को सीने से लगा के उन्हें प्यार का एहसास तो कराओ कि वो दूसरे में प्यार ना ढूंढें। कि इतनी जल्दी आप इतनी जल्दी प्यार ना ढूंढे, इतनी जल्दी माँ बाप में ही ढूंढ लो। 100 बार हमारे तो मम्मी लगाने लगा, हमारे पापा 100 बार गले लगाते आते जाते यार मेरा बच्चा है ना। तो आप बोल रहे हो कि घर में भी हाँ, वो कमी है आपके। और बताओ ना, हम personal आजकल नहीं touch। कहते। देखिए अभी मैं अपने घर में चलाती हूँ, कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता, सबको पता है कि वो कैसे करती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं 1084 की माँ है ये। मैं बच्चे को कहूँ, मेरा कोई आया भी है, मैं बेटा देखना बाहर भैया आया कोई, कभी नहीं कहती कोई आदमी आया है। कोई खड़े हो तो मैंने कहा देखिए कौन अंकल है बाहर खड़े। बच्चा ऐसे ही जाके बोलेगा ना उसे, अंकल किससे मिल रहा है, भैया किससे मिल रहा है। आपने तो ट्रेंड ही खत्म कर दिया, भैया क्यों? और मैं तो अंकल आंटी से भी मतलब क्या सिर्फ ये चीज़ रोक सकती है? बच्चा आपके नज़दीक रहेगा ना, आप दोस्त बनिए ना उसके। आपने तो इतनी दूरी, आप कह रहे हैं हम आज़ाद हो गए, हम बच्चों के दोस्त हैं, बिल्कुल बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया। बच्चों के दोस्त आप जब हैं जब बच्चा आपसे शेयर कर रहा हो। शेयर क्या कर रहा है आपसे? वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो करिए ना उसे ऐसा, कहीं बेटा मुझे बता देना जब भी किसी से प्यार भी हो जाए ना, तो मुझे बता देना, मैं तो शादी आराम से करा अभी दूंगी। चेंज हो रहा है आपको ऐसा लगता है? नहीं हो रहा, उतना नहीं हो रहा कुछ तो नहीं। शहर में और छोटे कस्बों में? हाँ कस्बों में है, कस्बों में तो अभी आई ही नहीं ऐसी संस्कृति। नहीं, मैं अगर अच्छा। भी मेरठ में भी कहूँ वहाँ पे तो अभी नहीं है। नॉर्मल वही अभी पुराना नॉर्मल है वो। ट्रेडिशनल अभी इतना है कि मैं अगर किसी बच्चे को देख लूँ वो मुझसे छुपता है, क्योंकि ज़्यादातर पहचानते हैं, छिपता है कि वो हैं। लेकिन बड़े शहरों में ये दिक्कत है। बड़े शहरों में दिक्कत है। और मान जाओ, वो कहते हैं पीयूष मिश्रा कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। सच में है ना। अगली पीढ़ी होंगे आप जो गिरते हुए देखेंगे समाज को बिल्कुल गर्त में। इसमें जो समाज के जो आप स्टेक होल्डर्स की बात थी ना, जैसे वो दुकानदार, हाँ, वो पुलिस वाला, सबको बदलना होगा। ये इन लोग को अगर इतना तो करी कि आप उन छोटे लोग उन लोग को ना फंसने दे जो अभी जी सकते हैं अपनी बिल्कुल लाइफ। बिल्कुल। बहुत से नहीं, कुछ जो संवेदनशील है वो करते हैं, उनसे बच के, लेकिन उनके दलालों से बच के। कई बार लड़कियां मुझे जो बचाई मैंने बाहर से बाहर, वो ऐसे बचाई कि जैसे ही लड़की बिकने आई तैसे उन्होंने मुझे कहा कि लड़की आई हुई है, जल्दी निकाल लो बस तुरंत। मैं उसे घंटे भर में निकाल सकी, आए हुए घंटा भर भी नहीं हुआ। वो नीचे वालों की वजह से निकाल पाई, मगर कितने मुट्ठी भर लोग हैं। आप लोग उनसे बात करते हैं करते हैं। जैसे पुलिस हाँ, में, तो क्या उनका वो होता है? पुलिस से तो मैं करती नहीं, अच्छा, उन पे आपको उम्मीद ही नहीं है? मुझे कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। जब मैं रेड करती हूँ और पुलिस आ जाए बाई चांस, तो अरे नहीं इसे तो मैं जानता हूँ, इसके यहाँ नहीं है कुछ भी। अच्छा, जैसे ऐसे आप रेड करते हो तो छुपा होते, कैसे छुपाते हैं? नहीं, कहाँ छुपाते हैं कुछ। मैं तो पहले चली जाती हूँ, लड़की अपने हैंड ओवर कर लूँ, उसके बाद आ जाओ पुलिस। जैसे लड़की को कैसे छुपाता है कोई कि कहीं पे अंदर छुपा हाँ, दिया? छुपाते हैं बहुत जगह, नीचे उतार देंगे दुकान में, हर मैट के नीचे एक एक लेडर है रस्सी की। अच्छा, उतार दो, इतना समय मिल गया तो। जैसे आपकी ये अब बना हुआ है तो ऐसे बन गया, उसके पीछे लड़की
ड्रेसिंग टेबल के पीछे से लड़कियां निकाली 3-3, मरना सन्न बिल्कुल, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, खड़े होकर सांस भी नहीं आ रहा था ऐसे करके। तो बहुत जगह ऐसी तो उनकी कि आपका बेड है, दिख रहा है कि वो बेड है, खोल लिया, बेड में तो कोई नहीं है, लेकिन बेड नीचे फिक्स है, उसके नीचे है, आपको दिखेगा भी नहीं, नीचे तक बेड है, उसमें कुछ नहीं, वो देख लिया आपने खोल के। और आपने कैसे देखा? मैं तो सब चीज़ तोड़ती हूँ भाई, तोड़ना पड़ता है। हाँ, मैं तो सब अपने जो साथी हैं मैंने कहा मारो जहाँ भी हाथ दिखे, जो दीवार खोखली दिखे उसको मारो, ये लकड़ी की दिखे इसको तोड़ो, हम दे देंगे जो ये मांगेगी, नहीं निकली तो लड़की, लेकिन थैंक गॉड। और इस तरह आपने निकाला है? बहुत निकाली हैं ऐसी लड़कियाँ, बहुत छोटी छोटी लड़कियाँ हैं? छोटी एक मासूम ऐसी लड़की की जो अपाहिज थी और जिसका पैर में वो जूता जो पहनते हैं वो, और बैसाखी से चलने वाली बच्ची, उसको भी इस तरह छुपाया? हमसे छुपाया उसे, उसकी हमारे पास सूचना थी, हम जैसे ही गए तो उसको छुपाया। ये कहाँ की बात है? मेरठ की। अच्छा, सबसे ज़्यादा रेस्क्यू आपने मैंने मेरठ में की है, क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा घर साफ़ नहीं तो मैं दूसरे का कैसे कर दूँगी, मेरे घर में गंदगी है मैं दूसरे में जाके करने लगूँगी। और इसका जो स्तर है बढ़ता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा। इतना काम करने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि देखिए कैसे बढ़ रहा है, आप उन्हें दोषी कहते हैं सब कि वो कर रही हैं, वो आधा मतलब 80-90% तो सब फोर्स्ड ही है ना। जाता कौन है वहाँ? वो तो कहती हैं कि हम तो दुकान लेके बैठे हैं, मत आओ तो चौका बर्तन करेंगे किसी का, खाना बनाएंगे किसी का, मजदूरी करेंगे, जाता कौन है? हमारे बाप भाई तो जा रहे, कोई और जा रहा है। तो ये बदलने की जरूरत है, सबसे पहले पुलिस को उनको नहीं छेड़ना है, लोगों को उन्हें नहीं छेड़ना है, आप कस्टमर को रोको ना, मारो वहीं नीचे, ऊपर नहीं जाना भाई, भाग। क्योंकि एक तो वैसे प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है, लीगल नहीं है, बाहर विदेशों में तो आज तक भी कोई कस्टमर किसी रेड में पकड़ा गया हो तो आप मुझे बता देना, आंकड़े आपके पास भी होंगे। वो ट्रैफिकर्स को भी क्या ही पकड़ते हैं, वो सिर्फ नाम, कुछ नहीं पकड़ते, मालकिन को उठा के ले जाते हैं, उसे इन्वॉल्व करेंगे, बस बात खत्म, और कुछ नहीं है, इसीलिए आज़ाद घूमते हैं लोग। ये गैप है इसके बीच में, बस ये गैप काफ़ी बड़ा है, ये तो कभी भरना ही नहीं है, अगर दुनिया नहीं बदलेगी तो ये नहीं भरना कभी भी। जब देवदासी से लेके हम यहाँ तक आ गए, वेश्यावृत्ति तक, कहाँ भरेगी? तो वो उम्मीद आपको कम लगती नहीं है मुझे, मैं तो बस इतना ही सोचती हूँ कि जो मेरा कर्म है वो मैं करती रहूँ, और उनकी सज़ा वो भगवान उनको देता रहेगा। मेरी आंखों के सामने दी गई है लोगों को, भगवान ने दी है, जो पाइज हो गए, खाट में लेटरिन पेशाब कर रहे हैं, लोगों को पहचानना भूल गए, जिन्होंने उनका सब सजा दिखाया। एटलीस्ट कुछ उम्मीद फिर भी आपके काम से है। हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि वो जैसे आज मैंने रेस्क्यू किया और मुझे गालियाँ दी 1000, नहीं मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, अगले दिन जाऊँगी फिर आ गई और फिर अब क्या करोगी, अब तो निकल गई, अब तो मेरे ये नहीं। अरे मैंने कहा कल चाय पी थी क्या, अब चाय मंगा तसल्ली से बैठ जा, तब जाऊँगी मैं, चाय लिया, मैं तो आराम से बैठ जाती हूँ, क्या करेगी फिर मेरा? दीदी ऐसे मत करा करो, देखना पहले से बता देती मैं लड़की दे दूँगी, मैंने कहा तुम ना देती लड़की, मना कर दो तुम। मालकिन भी नहीं सुधर, मतलब उनमें वो है ही नहीं। क्यों सुधरेंगी, उन्होंने वही तो झेला है भाई। एक सास खतरनाक मिली हो किसी को तो आगे कहेगी मेरी सास भी ऐसी थी, वो अपनी बहू के साथ करेगी भाई। उनमें से कोई बदलना नहीं चाहता, कैसे बदलेंगे? समाज में एक्सेप्टेंस है क्या? कहाँ जाएं, पूछें, बताइए, चलिए मैं आपकी बात कराती हूँ, कहीं बताओ कहाँ ले जाओगी, चले जाएंगे हम, है कोई जगह? हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है, बस वो तो एक कचरे का डिब्बा है, जो आता है अपनी गंदगी उसमें डालता है और चला जाता है, वो कुछ नहीं है, बस। पर आपके जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं उसमें एक मेरे को लगता है कि कुछ है उम्मीद, जहाँ एटलीस्ट कोई एक भी आप उनका मन बदल सकी, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं हज़ारों बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं आज, मैं उनके नहीं कहती कभी, ये सबसे बड़ी मेरे बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी जीत है, या जो भी कहेंगे इसको। इस समय भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसीलिए मैं सबसे कह देती हूँ कि भैया मेरे पास अनावश्यक खर्च करने के लिए मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको खर्च करना है। अभी ऐसे बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन आई थिंक उसके लिए हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, ज़रूर। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें शेयर करी। आई एम श्योर आप सब इससे बहुत कुछ सीखने को और बहुत ध्यान रखने के लिए जो बातें बताई गई हैं वो जानेंगे। प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल TDM मंथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू मैम। थैंक यू।